अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हैज़ो नफास के मसाइल और उनसे मुतल्लिका शरई अहकामात को हमने समझा अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम डॉक्टर मेहर जबीन से इस मामले में बात करेंगे कि साइंस क्या हमें इस बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ताकि हम मज़ीद इसके बारे में जानें और इन चीज़ों को समझते हुए इन अहकामात पर पूरी तरह अमल कर सकें। आज मेरी मोहतरम उस्तादा ने मुझे, उनका हुक्म है, रिक्वेस्ट नहीं हो सकती उनकी, वो मुझे हर चीज़ में कहने की, जो भी बात वो कहें वो मेरे लिए करना ज़रूरी है इंशाअल्लाह, जहाँ तक मेरी हिम्मत होगी। तो हम इंशाअल्लाह, उन्होंने कहा कि आज अपने साथियों के साथ हम शेयर करें कि जो पीरियड्स हैं, मेंस्ट्रुएशन या हैज़, उसका साइंसी एतबार से उसकी क्या हकीकत है। तो हम इंशाअल्लाह अल्लाह के प्यारे नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला इस इल्म को हमारे दीन के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे। तो ये स्क्रीन पे एक पिक्चर शेयर हो रही है। तो अब हैज़ क्या है? असल में क्या है? हैज़ जो है ये निस्वानी यानी औरतों के कुछ मखसूस रास्तों से उम्र की एक ख़ास मुद्दत में महीने के कुछ मखसूस अय्याम में खून के बिला इरादा इख़राज को हैज़ कहते हैं। ठीक है? यानी अगर खून जो है वो अल्लाह ताला ने एक ख़ास मकसद के लिए कुछ हमारे बॉडी पार्ट्स बनाए हैं अल्लाह ताला ने, और वहाँ से खून का इख़राज उम्र की एक ख़ास मुद्दत में, उसको हम हैज़ कहेंगे। अब ये नहीं है कि कोई बच्ची पैदा होती है और उसके उसके अगर हम उस मखसूस हिस्से में ब्लड देखें तो हम कहेंगे ये पीरियड्स है, नहीं। होता है ये कभी-कभी कि बच्चियों की पैदाइश के बाद उनके उस मखसूस हिस्से पे 1-2 दिन, 1 हफ्ता कभी खून आता है और माएँ परेशान हो जाती हैं कि ये हमारी बच्ची को तो पैदाइशी तौर पे हैज़ आ रहे हैं, तो ये हैज़ नहीं है। ये दरअसल माँ के हॉर्मोन्स के ज़ेरे असर बच्ची जब होती है और फिर वो हॉर्मोन्स जब वो पैदा हो जाती है, वो हॉर्मोन्स हट जाते हैं, उसकी वजह से ये खून आता है। तो इसको हम हैज़ नहीं कहेंगे। हैज़ जो है वो उम्र की एक ख़ास मुद्दत में होता है। इसकी कम से कम उम्र 9 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा 17 साल, यानी ये इसके शुरू होने की उम्र है। अब बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, हमारी बच्ची 11 साल की हो गई, 12 साल की हो गई, पीरियड्स नहीं आ रहे, 14 साल की हो गई। तो याद रखिए इसकी मैक्सिमम 17 साल तक कई बच्चियों को उनकी जिस्मानी साख्त और उनके खाने-पीने और घरेलू जैसा माहौल होता है, उसकी वजह से कई दफ़ा कुछ लोगों को डिले हो जाते हैं पीरियड्स और कुछ लोगों को जल्दी हो जाते हैं। तो कम से कम उम्र जो है वो 9 साल है अभी तक। अब इस और ज़्यादा से ज़्यादा शुरू होने की उम्र जो है वो 17 साल है। यानी माएँ अगर परेशान होंगी तो अगर 9 साल से पहले किसी को खून आता है, तो वो उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगी, या अगर 16 से 17 साल तक बच्ची को पीरियड्स नहीं शुरू होते तो उसके बारे में मालूमात करेंगी। उससे पहले ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरह जैसे इसके शुरू होने की उम्र है, इसी तरह इसके ख़त्म होने की भी एक उम्र है। अब इसको अब आजकल ये 40 से 55 साल के दरमियान आ गई है। यानी अगर किसी को 40 साल से पहले पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो उसको देखना पड़ेगा कि उसको क्यों इतनी जल्दी बंद हुए हैं। और अगर उसको 55 साल से आगे माहवारी चलती रहती है, तो वो भी मालूम करना पड़ेगा कि उसमें कोई, यानी अंदेशा होता है कई मर्तबा उसमें खराबी का, ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा कोई उसमें मसला हो। पहले ये उम्र 60 साल तक थी, लेकिन अब साइंस ने इसको थोड़ा पीछे कर दिया है। वहाँ 40 साल और 55 साल के दरमियान आ गई है। ठीक है? अब अगर कई दफ़ा बच्चियाँ मेरे पास आती हैं, वो लेके आती हैं कि भई ये इतनी छोटी बच्ची है, 7 साल की है और इसको पीरियड शुरू हो गए, या कई दफ़ा बड़ी बच्चियाँ भी होती हैं और वो कहती हैं कि जिनको थोड़ी-सी देर पीरियड्स आया है,
थोड़ी सी देर खून आया और उसके बाद नहीं आया, या जब ये पेशाब करने जाती है तो इसको खून आता है, वैसे नहीं आता। तो ये देखना पड़ेगा कि हैज़ जो है वो सिर्फ, क्योंकि पेशाब का, निस्वानी पेशाब का रास्ता भी वही है जहाँ से खून का, हैज़ के खून का अखराज होता है। दोनों एक ही जगह पर हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये खून जो है वो हैज़ के रास्ते से ही आ रहा है। अगर वो पेशाब के रास्ते से आ रहा है तो वो हैज़ नहीं है, वो फिर उसकी कोई बीमारी है, उसकी तहकीक करनी पड़ेगी। अब ये आप तस्वीर को देखिए ज़रा, ये मैंने इसीलिए लगाई है कि आप लोगों को थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि देखिए उस अज़ीम मुसव्विर ने किस तरह एक-एक चीज़ को बनाया है। औरत को इस दुनिया में लाने का, इंसान को इस दुनिया में लाने के 2 मकासद जो हमें अपने पढ़ाई के दौरान पता चले कि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए हमें बनाया, और फिर दूसरा मकसद क्या है कि नस्ल इंसानी की अफ़ज़ाइश। तो उसके लिए आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने किस तरह, अब ये सेंटर में जो आपको एक चीज़ नज़र आ रही है ट्रायंगल सी, ये यूट्रस है। ये इन्होंने इसको लॉन्गिट्यूडनली कट किया हुआ है आपको अंदर से दिखाने के लिए, और मैंने इसलिए ये तस्वीर ली है कि इससे आपको पता चलेगा कि हैज़ कहाँ से आता है और फिर जो बीमारी वाला खून है वो कहाँ से आता है। हैज़ और नफास का खून कहाँ से आता है और बीमारी वाला खून कहाँ से आता है। तो ये जो सेंट्रल पार्ट है ना, ये रहम है हमारा। इसके साइड पे जो आपको 2 लंबी सी नालियाँ सी जाती हुई नज़र आ रही हैं, ये ट्यूब्स हैं। ट्यूब्स को आप देखें आखिर तक, ये जाकर कैसे इनके आगे एक फूलों की तरह का एक वो गुच्छा बन गया है, और ये जो साइड पे आपको 2 सफ़ेद अंडे से स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, ये हमारी ओवरीज़ हैं या अंडे दानियाँ हैं। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये हैज़ लाने और हैज़ के आने की इनका में मददगार हैं, और इन्हीं के ज़ेरे असर ये सब कुछ होता है। अगरचे फिर इनके ऊपर अल्लाह ताला ने एक, हमारा थायरॉइड एक ग्लैंड है जिसको अल्लाह ताला ने रखा हुआ है इनको कंट्रोल करने के लिए, और वो खुद कंट्रोल होता है ब्रेन से। तो ये एक बहुत ही इंट्रिकेट, बहुत ही अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम रखा है कि जिसमें ज़ाहिरी हालात, आपके नफ्सियाती हालात, आपका खाना-पीना, आपका सोना-जागना, हर चीज़ इस हैज़ को असर कर रहा होता है। अब हैज़ जो है वो आम तौर पे जो अमूमन ये होता है कि महीने के कुछ मख़सूस अय्याम में होता है। ज़्यादातर औरतों को माहवारी हर महीने आती है। कुछ लोगों में ये साइकिल 40 दिन का भी हो जाता है। तो नॉर्मल साइकिल जो है वो 21 से 40 दिन तक हो सकता है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर कोई कहे कि मुझे तो भई 3 हफ्ते के बाद माहवारी आ जाती है, या कोई कहे कि मुझे 5 हफ्ते के बाद माहवारी आती है, दोनों नॉर्मल है। इसके आगे अगर 40 दिन से ऊपर अगर आपके दिन जाते हैं, तो फिर आप उसके बारे में मालूम कर लीजिए। कई दफ़ा कुछ लोगों का साइकिल 2 महीने तक भी होता है, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, अगर कोई और मसला नहीं है। उसमें ये है कि आप अगर 40 दिन से ऊपर आपका साइकिल जा रहा है, तो आप एक दफ़ा डॉक्टर की एडवाइस ले लीजिए। अच्छा, अब कम से कम कितने दिन खून आना चाहिए कि हम कहें कि ये माहवारी है? कम से कम 24 घंटे। 24 घंटे से कम अगर खून आ रहा है, तो फिर हम उसको पीरियड्स में नहीं लेते। फिर उसके लिए हम कोई कॉज़ ढूँढते हैं कि कोई और मसला ना हो। कभी-कभार, यानी कि अगर आपके 6 महीने, 7 महीने, साल में कभी एक दफ़ा ऐसे हो जाता है कि बस 24 घंटे से कम खून आया और रुक गया, तो वो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, वो कोई मख़सूस हालात की वजह से, क्योंकि ये सब चीज़ें ब्रेन गवर्न करता है, तो दिमाग पे जो-जो चीज़ें असर करती हैं, वो सब हमारी साइकिल पर भी असरअंदाज़ होती हैं। तो अच्छा, अरबी में ना इसको कहते हैं दौरा शहरिया। तो मैंने कहा देखें कितना मतलब मुअज़्ज़ज़ सा लफ्ज़ उन्होंने रखा हुआ है कि मेरी मंथली साइकिल, मतलब वो आके आपको बताएँगी कि मुझे मसला क्या है, दौरा शहरिया का मसला है मेरा। तो ऐसे जैसे हम किसी के सामने बोल नहीं सकते कि भई हमें पीरियड्स का मसला हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो बस उन्होंने
ऐसा अच्छा सा लफ्ज रखा हुआ है कि उसमें ढके छुपे वो आपसे क्वेश्चन भी कर लेते हैं और उनको कोई उसमें यानी कि शर्म हया नहीं महसूस होती ना। लफ्ज ऐसा है कि वो एकदम से सबके सामने कोई चीज जाहिर नहीं कर देता। तो अब इसकी कम से कम हैज खून आने की मुद्दत जो है वो 24 घंटे है और ज्यादा से ज्यादा दिन जो हमें साइंस बताती है वो 11 से 15 दिन है। यानी इससे ज्यादा अगर 15 दिन से ज्यादा किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो वो पीरियड्स नहीं है। उसके लिए फिर आपको कोई ना कोई उसकी वजह तलाश करनी पड़ेगी। और अगर एक दिन से कम वो खून आ रहा है तो भी वो पीरियड्स नहीं है। वो किसी वजह से आपकी उस वक्त आपके कोई स्ट्रेस की वजह से, ये मैं आपको बताती हूँ अभी के आपके जिस्मानी खाना पीना भी इन सब चीजों को असर करता है, तो उसकी वजह से कुछ ऐसा मसला हो जाता है। वरना अमूमन जो माहवारी का खून है वो कम से कम 24 घंटे पूरा चलता है। अच्छा, अब कई दफा ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो जैसे ही देखते हैं कि एक ब्लैक सा स्पॉट लगा और उन्होंने नमाज छोड़ दी, उन्होंने कहा जी हमारे पीरियड्स आ गए। तो ब्लैक स्पॉट जो है वो पीरियड स्टार्ट होने, यानी वो सिर्फ आपको एक प्री इंडिकेशन देता है। इट्स नॉट एन इंडिकेशन, ये एक प्री इंडिकेशन है कि आपको पीरियड्स होने वाले हैं। क्योंकि पीरियड्स के खून का जो रंग होता है, माहवारी के खून का रंग जो होता है वो स्याही माइल सुर्ख होता है। सुर्ख खून होना चाहिए, मगर वो होता है डार्क, वेरी डार्क कलर होता है, उसमें जरा स्याही की आमेजिश होती है, फ्रेश ब्लड नहीं होता। तो अगर खाली स्पॉट ब्लैक स्पॉट लग रहा है तो आप अभी अपने, मेरे हिसाब से अभी उस्तादा बता देंगी इंशाल्लाह कि मैं सही कह रही हूँ कि नहीं, कि हम फिर उस पर अभी नमाज ना छोड़ें, अपने वजू करके नमाज पढ़ते रहें जब तक कि हम ना देख लें कि हमारे पैड पे जो है वो ब्लैकिश रेड ब्लड है। और उसका दूसरा ये होता है कि इसको कंटिन्यूअस फ्लो में होना चाहिए। आपको सुबह एक स्पॉट लग गया, रात में जाके फिर एक स्पॉट लग गया, ये पीरियड्स नहीं है। पीरियड्स का ये होता है कि आपको अगर सुबह से शुरू हुआ है तो वो हर दफा आपके पैड पे कुछ ना कुछ उसके असर आएंगे। यानी आपको ब्लैकिश रेड खून उसके ऊपर थोड़ा हो ज्यादा हो, क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी होती है ना वो 8 से 80 मिलीलीटर तक होती है। यानी 7 दिनों में कितना खून निकलना है, कितनी ये मादा निकलना है रहम के अंदर से, वो 8 मिलीलीटर से लेकर 80 मिलीलीटर तक होता है। तो देखिए ये बहुत बड़ी रेंज है। किसी को बहुत हल्के स्पॉट्स आएंगे, किसी को थोड़े ज्यादा होंगे, किसी को बहुत ज्यादा होंगे। तो मतलब ये सब नॉर्मल है, एज लॉन्ग कि आपको वो रेडिश ब्लैक ब्लड कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है मोर देन 1 डे, एक दिन से ज्यादा, तो आप उसको हैज में काउंट करेंगे और वो नॉर्मल है। अब हैज किसी को एक दिन होगा और किसी को 15 दिन होगा, तो ये भी मुद्दत, इसमें भी परेशान होने की बात नहीं है क्योंकि ये भी नॉर्मल है। अच्छा, 2 पीरियड्स के दरमियान का वक्फा, मिनिमम वक्फा जो है ना वो 15 दिन होना चाहिए। अगर 15 दिन से पहले, 2 वीक्स कहें 14 डेज, 14 डेज से पहले अगर कोई देखता है कि मुझे दोबारा ब्लीडिंग शुरू हो गई है तो फिर वो पीरियड्स नहीं है। इससे मतलब 14 दिन बिल्कुल आखिरी वो लिमिट है कि अगर 14 दिन से कम वक्फे पे आपको दोबारा ब्लीडिंग शुरू होती है तो ये पीरियड्स नहीं है, ये फिर किसी बीमारी या किसी मसले की वजह से आपको दोबारा आपकी साइकिल में गड़बड़ हो गई है और वो खून आना शुरू हो गया है। और ऐसे खून को हम इस्तिहाजा कहते हैं, जो अपने वक्त पे ना हो और जो आपकी आदत के मुताबिक ना हो। अब जो माहवारी का खून है ना, आप ये तस्वीर देखिए, इसके अंदर यूट्रस में जो रहम है इसके बिल्कुल अंदरूनी हिस्से पे आपको एक पिंक कलर की लाइन नजर आ रही है। ये पिंक लाइन जो है ये अल्लाह ताला ने खास एक इसको हम वॉल ऑफ द यूट्रस और एंडोमीट्रियम, साइंस में हम इसको एंडोमीट्रियम कहते हैं, ये खास लेयर होती है यूट्रस की, जो जब हमल होता है तो हमल इस पे आके टिकता है और ये हमल को संभाल के रखती है और इसको उसको नशोनुमा करने में
मदद देती है, यानी एक समझे एक तरह से ये उसका घर है। तो ये एंडोमेट्रियम जब हमल नहीं होता तो ये वाली लेयर, ये पिंक लेयर जो है ना, ये टूट जाती है। इसका मेन काम ये है, अल्लाह ताला ने इसको इसलिए बनाया है कि ये हमल की अफ़ज़ाइश करे। जब वो काम इसको नहीं मिलता तो ये टूट जाती है और इसके टूटने से वो खून आता है। तो इसलिए वो, क्योंकि वो रगों का खून नहीं है, वो किसी चीज़ के टूटने से आ रहा है, इसलिए वो ब्लैकिश रेड होता है। ठीक है? और उसके अंदर आपको हल्के-हल्के ज़र्रे से लगते हैं कि भई इसके अंदर कुछ छोटा-छोटा सा, जैसे बिल्कुल छोटे-छोटे पार्टिकल से आपको लगेंगे, उसमें आ रहे हैं, तो ये हैज़ का खून है। ये इस जगह से आता है। इस्तिहाज़ा क्या है? जो आपकी आदत के मुताबिक ना हो, किसी भी वक़्त, महीने के किसी भी वक़्त में, माहवारी के अलावा खून का इख़राज जो है, वो इस्तिहाज़ा कहलाता है। अब आपको 7 दिन माहवारी हो गई, नॉर्मली आपको 7 दिन होती थी, किसी महीने जो है वो आपके डेज़ चलते चले गए और वो 15 डेज़ से आगे चले गए, या 15 डेज़ हो गए, या 11 टू 15 डेज़ के दरमियान हो गए। ये सब जो है फिर इनकी कोई कॉज़ होती है, इसका कोई रीज़न होता है, इसकी कोई वजह होती है। तो उसके बारे में फिर आपको सोचना होता है, और 1 महीने कोई मसला हो जाए तो उस पे परेशान ना हो। मतलब अगर वो चीज़ रिपीट हो कभी-कभार, मख़सूस हालात की वजह से चेंजेज़ आ जाते हैं, तो 1 महीने में अगर कोई आपको मसला होता है तो उससे परेशान ना हो। देखिए, अगर नेक्स्ट टाइम भी वो रिपीट करता है, या फिर कई दफ़ा ऐसे होता है कि खून रुकता ही नहीं है, इस्तिहाज़ा का खून जो है वो चलता चला जाता है। इस्तिहाज़ा का खून जो है वो असल में फ्रेश ब्लड होता है, क्योंकि वो रगों से आता है। वो यूट्रस की वॉल में से, रहम की जो एंडोमेट्रियम से नहीं आ रहा होता, बल्कि उसके अंदर जो आर्टरीज़ होती हैं, उसके अंदर जो खून गर्दिश करने वाली नालियाँ होती हैं, वो किसी वजह से ओपन हो जाती हैं और उसकी वजह से ये खून आना शुरू होता है। तो उसके तो बहुत सारे अब रीज़न्स हैं। अच्छा, ये मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ये जो हैज़ और नफ़ास, इन दोनों का एक ही बैकग्राउंड है। नफाज की जो ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत है वो 40 दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा। उसकी वजह यही है कि ये जो अंदर वाली लाइनिंग मैंने आपको दिखाई और बताई कि ये जो है ये बच्चे को ही हेल्प करती है उसकी अफ़ज़ाइश में। तो ये क्योंकि ज़ाहिर है 9 महीने तक वो बच्चे को पालती है, तो वो इतनी थिक हो जाती है कि फिर जब वो टूटती है तो उसके निकलने में इतने दिन लगते हैं। 40 दिन तक ये खून आता रहता है, लेकिन 40 दिन से आगे अगर ये खून जाए तो फिर वो नफ़ास नहीं है, वो फिर इस्तिहाज़ा में चला जाएगा। तो उसके लिए फिर रीज़न देखना चाहिए। यानी मैं पॉइंट्स इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को पता हो कि कब आपको परेशान होना है और कब परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अब हैज़ के जो आपके पीरियड्स की जो एक आदत होती है कि महीने में हमें 7 दिन आ रहे हैं और उसकी कुछ तारीखें मुकर्रर होती हैं। कई दफ़ा ये तारीखें चेंज भी हो जाती हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम रखा है जिसके ऊपर आपकी जिस्मानी सेहत और दिमागी कैफ़ियत दोनों असरअंदाज़ होते हैं, क्योंकि असल में ये कंट्रोल तो दिमाग से होता है। तो अगर आपका दिमाग किसी वजह से परेशान है, अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है, अगर आप स्ट्रेस में हैं, अगर आपका काम ज़्यादा है, अगर आपके इम्तिहान हैं, तो कई दफ़ा पीरियड्स डिले हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं, और कई दफ़ा पीरियड्स जो हैं वो जल्दी आ जाते हैं। दोनों चीज़ें हो सकती हैं इसमें। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है, आपको पता है कि मेरे घर में इस वक़्त बहुत मेहमान हैं और मेरे पीरियड नहीं आ रहे, तो उसका बहुत बड़ा रीज़न जो होता है वो यही स्ट्रेस होता है। आपकी थकन है, ये सारी चीज़ें, आपका खाना-पीना सही नहीं हो रहा। आप जैसे एक आदत में थी कि आपने सुबह नाश्ता करना है, आपने 10 बजे चाय लेनी है, तो अगर आपकी ये चीज़ें छूट रही हैं, डेली 1 दिन के छूटने से नहीं होता, अगर ये मतलब हफ्ते से ऊपर इस तरह आपका रूटीन डिस्टर्ब हो जाए, तो आपके पीरियड्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसमें परेशानी की बात नहीं है कि आप फ़ौरन ही कहें कि मैंने अब डॉक्टर की एडवाइस लेनी है, तो उसको आप देख लें कि आपका वो स्ट्रेस पीरियड ओवर हो जाए, तो
ये चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो जाती हैं। इसमें कोई मतलब इतनी परेशानी की बात नहीं होती। अच्छा, अब इस्तिहाज़ा की हम बात कर रहे थे। इस्तिहाज़ा का खून जो होता है वो उनकी रगों से आ रहा होता है, खून की रगों से आ रहा होता है और इसकी कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं होती। यानी कि ये 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ये 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ये पीरियड्स के अलावा, आपकी माहवारी के अलावा, जो आपकी महीने की आदत है उसके अलावा जो कोई खून आता है वो हम उसको इस्तिहाज़ा में लेते हैं और कई दफ़ा ये महीने तक भी आता रहता है। तो इसके कुछ वजूहात होती हैं। अब इसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि यूट्रस के अंदर कोई रसौलियाँ सी बन जाती हैं। वो रसौलियाँ खतरनाक नहीं होती, लेकिन वो इस्तिहाज़ा का बाइस होती हैं। और या फिर ये जो मैंने आपको साइड पे 2 व्हाइट स्ट्रक्चर्स दिखाए ना कि ये जो है इनके अंदर अंडे बनते हैं, ये इनमें कई दफ़ा पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, उसकी वजह से इस्तिहाज़ा, क्योंकि वो साइकिल पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसकी वजह से इस्तिहाज़ा का खून आता है, यानी पीरियड्स के अलावा। अब इसकी रीज़न क्या होती है? हर महीने हमारे निज़ाम अल्लाह ताला ने ऐसा रखा है कि 2, 3, 4 जो अंडे होते हैं ना, वो ग्रो करना शुरू करते हैं एक ओवरी में। एक महीने राइट ओवरी में, अगले महीने लेफ्ट ओवरी में। ये निज़ाम होता है कि उसमें वो अंडा जो है वो ग्रो करना शुरू करता है और फिर क्या होता है कि जितने अंडे ग्रो करना शुरू करते हैं, उनमें से एक अंडा होता है जो जिसकी ख़ास हजम तक पहुँचता है और फिर वो उस हजम पे जब पहुँचता है, तो फिर वो ओवरी में से या अंडेदानी में से वो बाहर निकल जाता है। और ये आपने साइड पे देखा है ना, ये जो मैंने आपसे कहा कि ये फूल सा स्ट्रक्चर इसके साथ लगा हुआ है, वो अंडा फ़ौरन इसके अंदर चला जाता है और उसके ज़रिए से ये इस ट्यूब में जाता है। ट्यूब में अगर इसको इसका साथी मिल जाए और उन दोनों की आपस में मैचिंग हो जाए, तो फिर ये जाके यूट्रस की उस वॉल पे स्टिक कर जाते हैं, जो पिंक वाली वॉल मैंने आपको बताई है, और फिर वो ग्रो करता रहता है और फिर हमल ठहर जाता है। इसको हम हमल कहते हैं। अच्छा, अब कई दफ़ा ऐसे होता है कि ये 3-4 अंडे ग्रो करना शुरू किए और कोई भी जो अंडा है वो उस मुकर्ररा हजम पर नहीं पहुँचता। जो भी वजूहात, कुछ वजूहात मैं आपको बताऊँगी जो नॉर्मली हम अवॉइड कर सकते हैं, तो वो उस हजम तक नहीं पहुँचता, तो फिर कोई भी अंडा बाहर नहीं निकलता, वो सब के सब अंडे अंदर ही रह जाते हैं और वो अंडा उसके अंदर ही मर जाता है और बस फिर वो, जैसे आपको पता है ना कि वो डिके का जो सिस्टम है कि अंदर फिर वो पानी की शक्ल में छोटी-छोटी थैलियाँ बन जाती हैं। ये असल में वो अंडे होते हैं जो बाहर नहीं निकले होते हैं। अगर एक अंडा भी बाहर निकल जाता है, तो फिर उसकी थैली से वो हार्मोन निकलता है जो बाकी चीज़ों को क्लियर करता है, बाकी जो अंडों की थैलियाँ उनको क्लियर कर देता है। लेकिन क्योंकि एक भी अंडा बाहर नहीं निकला, सारे अंडे अंदर हैं और कोई भी उस प्रॉपर हजम पे नहीं पहुँचा है, तो फिर ये जो है पानी की थैलियों की शक्ल में ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। और ये पानी की थैलियाँ, इनको हम सब लोग आजकल बहुत माशाल्लाह नेट पे से मालूम कर लें तो बच्चों को पता है, बच्चियों को, कि ये पीसीओएस कहलाता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी। इसके अंदर छोटी-छोटी पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, उसकी शक्ल ऐसे बन जाती है जैसे छोटी-छोटी अंदर आपको पानी की थैलियाँ, तो इसलिए उसको पीसीओएस कहते हैं। अब इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये माहवारी की खराबी और इस्तिहाज़ा की सबसे बड़ी वजह है आजकल। नॉर्मली हमारा असल में एक निज़ाम अल्लाह ताला ने जिस्म का बनाया है कि आपने दिन जो है वो काम करने के लिए है, रात जो है वो आराम करने के लिए है। तो अब आपको पता है आजकल तो सिस्टम क्या हो गया है। अब दिमाग जो है ना वो उसके हिसाब से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। दिन के डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं और रात के डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं। दिन के हार्मोन्स का काम फ़र्क होता है, रात के हार्मोन्स का काम फ़र्क होता है। तो अब हमने अपने दिमाग को ही इतना कर दिया है परेशान कि उसको समझ ही नहीं आती कि है तो रात का वक़्त,
लेकिन काम हो रहा है, ब्रेन को एक्टिविटी चाहिए, तो वो जो नॉर्मल काम उसने रात को करना है, बॉडी की रिपेयर का, बॉडी के जो भी सिस्टम्स को वर्कआउट करने का, वो रह जाता है। दिन में आप सो रहे हैं, दिन में अब रोशनी है, उसके जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होने हैं वो नहीं होते। तो ये चीजें जो है ना, फिर स्ट्रेस एलिमेंट बहुत ज्यादा हो गया। आजकल आप हर शख्स को देखें, इवन खाने के वक्त भी कोई आराम से नहीं बैठा होता कि हम अल्लाह को याद करके, बिस्मिल्लाह पढ़ के, अल्लाह का शुक्र अदा करके खाना शुरू करें। और जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि हम 2/3 खाना खाएं और 1/3 पानी पिएं और 1/3 खाली छोड़ें और इत्मीनान से खाएं और चबा कर खाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें। कुछ भी नहीं होता, उस वक़्त भी होता है बस जल्दी-जल्दी क्या है, बस जल्दी से दो मैं खाऊँ और मैं जाऊँ, मेरे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल ऐसे चल रहा होता है, यानी आराम सुकून से बैठ के खाने वाली सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो ये बहुत बड़ा एलिमेंट है पीसीओएस के लिए, बच्चियाँ इसको समझ रही नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा एलिमेंट है। दूसरा जो है खाना-पीना जो है हमारा, हमारी ग़िज़ाएँ जो हैं वो कैसी हो गई हैं, आप देखें सारा वक़्त जो है वो फ़ास्ट फूड ऑर्डर्स हो रहे होते हैं। पूरी रात हमारी गली में जो है ना वो ये बाइकियाज़ और ये आ रहे होते हैं, क्योंकि सारी रात बच्चे काम कर रहे हैं और वो ये चीज़ें मँगा-मँगा के बाज़ार से खा रहे हैं। तो ये बाज़ार वाली चीज़ों में ये जो प्रिज़र्वेटिव्स इतना डालते हैं, एक दफ़ा हमारे फ्रिज में कोई किसी का मैकडॉनल्ड का ये बहुत ज़माने की बात है, वो बर्गर रह गया और यानी कि वो बिल्कुल ही पीछे चला गया। आप यकीन करें वो 1 महीना या इससे भी ज़्यादा जब फ्रिज साफ़ हुआ, वो निकला तो उसमें कोई खराबी नहीं थी। वो जैसा था वो वैसे ही था। ना उसमें फंगस लगी थी, ना ही उसका कोई टेस्ट खराब हुआ था। यानी किस तरह मैंने सिर्फ़ यही देखने के लिए कि क्या इसमें कितना इन्होंने प्रिज़र्वेटिव डाला होगा कि ये तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये बॉडी पे असर कर रही होती हैं। जब आप दिन में सोते हैं, विटामिन डी बहुत ही इम्पोर्टेंट अ, ये विटामिन है जो बॉडी के सारे फंक्शंस गवर्न करता है ब्रेन के थ्रू। अब जब आप दिन को सो रहे हैं, आपको विटामिन डी कहाँ से मिल रहा है? वैसे ही विटामिन डी नहीं है, ओज़ोन लेयर खत्म हो चुकी है तो विटामिन डी है नहीं। लेकिन जो भी हमें मिल सकता है वो भी हमें नहीं मिलता कि इसलिए कि हम दिन में तो ओढ़ के सो रहे होते हैं और रात को हम एक्टिविटी में होते हैं। तो वो विटामिन डी जो है ना, वो इनफर्टिलिटी की बहुत बड़ी कॉज़ है। यानी ये बच्चों जो ताख़ीर होती है हमल में, इसकी भी बहुत बड़ी कॉज़ है। सिर्फ़ विटामिन डी की कमी की वज़ह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। और दूसरा एक है खून की कमी, उसमें भी स्पेशली एक विटामिन बी है, फ़ोलिक एसिड के नाम से, जिसकी कमी जो है वो खून की कमी करती है और साथ में इनफर्टिलिटी का भी बहुत बड़ा और पीसीओएस का बहुत बड़ा रीज़न है। तो ये बच्चियों के लिए ख़ास हिदायत है कि वो अपने खाने-पीने के टाइमिंग, सोने के टाइमिंग्स अगर सही कर लें ना, तो बहुत सी परेशानियों से, मुश्किलों से बच जाते हैं। अब पीसीओएस में क्या होता है, क्योंकि एग रिलीज़ नहीं होता, वक़्त पे पीरियड्स नहीं आते। पीरियड्स यानी खाली वक़्त पे नहीं आते, जब आते हैं वो भी बहुत थोड़े-थोड़े आते हैं और कई दफ़ा बहुत ज़्यादा दिन तक चलते चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि भई हमें स्पॉटिंग होती जा रही है, पूरा महीना हो गया है, 2 महीने हो गए हमारी स्पॉटिंग चल रही है और 2-2 महीने लोग नमाज़ छोड़ रहे होते हैं। तो ये जो है ये पीरियड्स नहीं है, ये इस्तिहाज़ा है, इसमें आप नमाज़ भी नहीं छोड़ सकते और इसके लिए इलाज भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपनी कॉमन डे लाइफ़ को आप लोग अगर अच्छा करेंगे, तो इंशाअल्लाह ये वाला मसला आएगा ही नहीं। ये विटामिन डी जो है ना, ये मेरी सारी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि भाई जो भी पीरियड्स की एज वाली बच्चियाँ हैं, बड़ी हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग है, प्री मैरिटल शादी होने वाली है, प्लीज़ अपना विटामिन डी और अपना ब्लड सीरम आयरन लेवल, सीरम फॉलिक एसिड लेवल ज़रूर करा लें। क्योंकि ये आप पहले से ले रहे होंगे तो आपके सारा सिस्टम ही पूरा वर्क करना शुरू हो जाएगा। हुँ। नफ़ास की बात आप लोगों को समझ में आ गई है ना कि ये वो है हैज़ की ही कैफ़ियत, बस ज़्यादा दिन की है क्योंकि
वो ज़्यादा दिन ग्रो की है। अच्छा, उस्ताज़ा ने मुझे कहा था कि कई दफ़ा ये होता है कि खून की थैलियाँ बन जाती हैं। जी हाँ, कई दफ़ा ऐसे होता है कि ये जो अंडेदानी होती है, इसके अंदर या इसके बाहर जो होती हैं, वो खून की छोटी-छोटी थैलियाँ बन जाती हैं। वो क्या होता है, दरअसल ये जो पिंक वाली लेयर अभी यूट्रस के अंदर है, ये जब बच्चा माँ के पेट में होता है, ये कई दफ़ा ओवरीज़ में या कहीं किसी भी जगह बाहर, पेट के किसी भी हिस्से में यही वाला टिश्यू ग्रो करने लगता है। तो जब पीरियड्स का वक़्त होता है, जब ये वाली अंदर वाली लेयर यूट्रस की टूट रही होती है, तो उसके ऊपर भी वो हॉर्मोन्स इफ़ेक्ट करते हैं, वहाँ से भी ब्लीडिंग होती है और वो फिर वहाँ पर खून की थैलियाँ जम जाती हैं। लेकिन मुझे इसके बारे में उस्ताज़ा ज़्यादा पता नहीं है मैम आसिफ़ा, कि आपने पूछा था कि इसके उसका क्या है, कि ये नापाक खून है कि क्या है? क्योंकि ये जो है मतलब ये हैज़ के रास्ते से तो नहीं आ रहा, तो इसको हम नापाक तो नहीं कह सकते। ये वो टिश्यू ज़रूर है, टिश्यू वही है जो यूट्रस के अंदर है, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म से अपनी जगह के अलावा किसी और जगह पर भी ग्रो करना शुरू हो गया है। तो इसकी वजह से वो पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, वो सॉरी खून की थैलियाँ बन जाती हैं। और ये खून की थैलियाँ अमूमी तौर पे तो खुद अल्लाह ताला ने जिस्म में ऐसा मैकेनिज़्म रखा होता है, ऐसे रखा होता है निज़ाम, कि जिस्म खुद अपने अंदर से गंद क्लियर करता रहता है। जो भी चीज़ें गैर ज़रूरी होती हैं, खराब होती हैं, उनको जिस्म खुद क्लियर करता रहता है। लेकिन कई दफ़ा ये क्लियर नहीं होती और ये थैलियाँ रह जाती हैं, तो फिर इनका वाहिद इलाज जो होता है वो यही होता है कि आपको पंक्चर करना पड़ता है। एंडोस्कोपी करके इनको फिर पंक्चर करते हैं, वो ब्लड निकालते हैं, उनको खाली कर देते हैं थैलियों को। लेकिन वही बात है कि ये बार-बार बनती जाती हैं, क्योंकि उस टिश्यू को रिमूव करना बहुत मुश्किल है। या तो आप पूरी ओवरी ही निकाल दें, ये तो फिर इसी के बाद ही हो सकता है जब वो अपना फंक्शन पूरा कर चुके हैं, कि भई बच्चे पैदा हो चुके हैं। और इन लोगों में ख़ैर हमल का होना भी ज़रा मुश्किल होता है, देर से हमल होता है। कई दफ़ा इन लोगों को टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के लिए जाना पड़ता है। तो ये मतलब उसके बाद ही फिर इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल होती है। एक बहुत पेनफुल सिचुएशन है ये, बहुत पेन में होता है पीरियड्स में लोगों को जिनके ऐसे टिश्यूज़ ग्रो कर जाते। बस ये तो एक यानी गैर मामूली बात है। हर एक को नहीं होता, लेकिन अब इसका भी इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। जैसे पहले हमें कोई 2000 में एक ऐसी खातून मिलती थी और अब ये लेवल आ गया 1000 में 1 पे। अब इसका रीज़न क्या है कि इतनी एब्नॉर्मैलिटी, ये एब्नॉर्मल ग्रोथ ही आप इसको कहेंगे ना, कि बच्चा जब माँ के पेट में है तो उसका कोई चीज़ एब्नॉर्मली ग्रो कर गई है, गैर फितरी तौर पे ग्रो कर गई है। तो इसमें अभी ये तो तहकीक हो रही है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन अभी तक कोई चीज़ क्लियर नहीं है इसके बारे में। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन्स हैं, तो हम उसके ऊपर बात कर लें। जी, किसी का सवाल है तो हैंड रेज़ कीजिए। जी, आयशा जावेद। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये सवाल था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई लड़की है, उसको 7 डेज़ पीरियड्स आते हैं और अचानक से 22 या 23 इयर्स ऑफ एज में उसकी साइकिल चेंज होके 5 डेज़ पे आ गई है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? जी, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल वही मैंने बताया आपको कि स्ट्रेस और आपका मूड और आपका आपके घरेलू हालात, आपका खाना-पीना सब इस पे असर कर रहा होता है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि कुछ दिन कम हो जाए, या खून की कमी है उनके अंदर, या वो पीसीओएस डेवलप कर रही हैं। तो मतलब कुछ ऐसा एलिमेंट है, थोड़ा-सा कम हो जाना। 5 दिन तो नॉर्मल है, अगर तो बहुत कम हो जाए, फ़र्ज़ करें कि अगर वो 1 दिन से भी कम उनको ब्लीडिंग आती है, तब आप इसके लिए परेशान हो, वरना अगर 7 दिन से 5 दिन हो जाए तो इतनी परेशानी की बात नहीं है। जी, फौजिया बासित। जी, अस्सलाम वालेकुम।
डॉक्टर साहब मुझे पूछना था कि आजकल एक कॉमन ट्रेंड चला है कि अक्सर में सुनने में आता है कि फाइब्रॉइड या सिस्ट बच्ची अगर 19 ईयर 20 ईयर्स में भी हैं तो उनको कहीं पे किसी बॉडी पार्ट में हो जाती है। और एक तो थोड़ा सा इसको वाज़ेह कर दें, फाइब्रॉइड और सिस्ट को हम कैसे खुद से असेस करें। चलें जब अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कराएं वो तो फिर डॉक्टर असेस कर लेता है, लेकिन अगर खुद से एनालिसिस करना हो, सेल्फ एनालिसिस, तो हम कैसे कर सकते हैं? और दूसरा ये बॉडी में कब से बनना शुरू होती हैं और ये कितनी हार्मफुल होती हैं? अच्छा, फाइब्रॉइड्स जो है ना, ये यूट्रस में भी हो सकते हैं और ब्रेस्ट में भी हो सकते हैं। तो ये होते तो पैदाइशी तौर पे मौजूद होते हैं, बस इतना छोटा साइज होता है कि वो डिटेक्टेबल नहीं होता, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ जैसे बाकी बॉडी पार्ट्स ग्रो कर रहे होते हैं, ये भी ग्रो करते हैं। फाइब्रॉइड्स की यूजुअली अलामत ये होती है, ब्रेस्ट में तो आपको वो एक आपको कोई गिल्टी सी या गोला सा आपको मिलेगा, लेकिन वो गोला मतलब वो अपनी जगह पर फिक्स नहीं होगा। वो जब आप उसको छुएंगी तो आपके हाथ के नीचे से फिसल जाता है, तो वो फाइब्रॉइड है। अगर वो आपके ब्रेस्ट की बात कर रही है, अगर आप उसको छुएं और वो अपनी जगह पर फिक्स है और वो हिल रहा नहीं है, तो फौरन डॉक्टर की एडवाइस लें। वैसे तो अच्छा है कि जो भी अगर आपको ब्रेस्ट में कोई चीज मिलती है तो एक दफा डॉक्टर को जाके दिखा लें। उसमें कई दफा क्योंकि लोग उसको मिस भी कर रहे होते हैं, वो जो फाइब्रॉइड होता है वो हिल जाता है और वो इतना हार्मफुल नहीं है। इवन यूट्रस में भी जो फाइब्रॉइड्स होते हैं वो किस तरह इंडिकेट होते हैं कि वो आपकी ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है। हाँ, बहुत रेयर केसेस में कई दफा फाइब्रॉइड्स की वजह से ब्लीडिंग बहुत कम भी हो जाती है। अगर फाइब्रॉइड बहुत बड़ा हो जाए और वो पूरे यूट्रस की जो ये अंदर को पूरे को अगर वो कवर कर ले, तो कई दफा ब्लीडिंग कम भी हो जाती है। तो दोनों केसेस में आपको ये अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो आप जाके दिखा लें इसको, वरना तो मतलब फाइब्रॉइड्स वैसे हार्मफुल नहीं है, इनमें कोई चेंज जो है ये बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है। कोई लाखों करोड़ों में ही कोई एक फाइब्रॉइड में मसला होता है, वरना तो नहीं होता। में जो ब्लीडिंग ज्यादा होती है, क्या ये भी हार्मफुल होती है या? जी, हार्मफुल इसलिए कि वो जाहिर है आपके ब्लड को कम कर रही है ना, तो आपको उसके लिए फिर ब्लड मतलब सप्लीमेंट्स वगैरह लेने पड़ेंगे। यूजुअली ये होता है कि ये फाइब्रॉइड्स चाइल्ड बियरिंग एज में, यानी जिस उम्र में हमल हो सकता है उस उम्र में ये फाइब्रॉइड्स जो हैं ग्रो करते हैं, और मीनोपॉज से पहले और मीनोपॉज में ये खत्म हो जाते हैं, फिर वापस अपनी छोटे साइज पे चले जाते हैं। तो हैं इस तरह की दवाइयाँ कि जो अगर किसी को ब्लीडिंग जो है वो जैसे 40 साल में शुरू हुई या 45 साल में शुरू होती है और उसके 1-2 साल में मीनोपॉज एक्सपेक्टेड है, तो वो लोग फिर टैबलेट्स पे रह सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि ब्लड इतना कम हो जाए कि उसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी पड़े या आयरन के ड्रिप्स लेनी पड़े। तो फिर ज्यादा बेहतर होता है कि उसको ऑपरेट ही करा लिया जाए। जी, नाजिया वकास। अस्सलाम वालेकुम। मैम मेरी बेटी है 12 साल की है वो, और बहुत अर्ली एज में ना अभी 5 मंथ्स हो गए हैं, रेगुलर उसको पीरियड स्टार्ट हो गए हैं। तो मैम बाकी तो ठीक है, उसका जो टाइमिंग वगैरह है आफ्टर अ मंथ उसको हो रहे हैं और 5 डेज। लेकिन मैम उसको ना अभी 5 मंथ्स लगातार ऐसे ही हो रहा है कि उसको पेन इतनी शदीद होती है, साथ वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है जो रुकती नहीं है। ना वो मेडिसिन ले सकती है, ना पानी पी सकती है, ना कोई और चीज़, और साथ उसे बुखार भी हो जाता है और पेन भी इतनी शदीद कि एवरी मंथ मुझे उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। अच्छा, ऐसी बच्चियों को ना आप पीरियड्स जैसे उसका अगर रेगुलर डेज हैं तो आप एक दिन पहले से थोड़ा उसका ग्रीन टी, गर्म पानी, इस तरह की चीजें उसको आप ज्यादा दें और ठंडी चीजों से परहेज करवाएं और उसकी एक्टिविटी नॉर्मल रखें। जबकि पेन की वजह से एक्टिविटी कम होने लगती है, तो आप उसको ज्यादा बिस्तर में ना बैठने दें और उसको एक्टिविटी उसकी नॉर्मल रखें। यंग एज में तो अभी हम कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब नहीं करते, लेकिन ये कि आप फिलहाल उसकी एक्टिविटी और गर्म चीज़ों से, थोड़ी चाय भी दे सकती हैं आप, कैफीन ड्रिंक्स जो होते हैं वो इसको हेल्प कर देते हैं, थोड़ी सी कॉफ़ी, थोड़ी सी चाय, ग्रीन टी,
ये चीजें उसको हेल्प करेंगी। पहले से 1 दिन पहले से शुरू करें। जी ठीक ये होता है शुरू में, जब पीरियड शुरू होते हैं ना तो 4-5 साल कुछ बच्चियों का इस तरह गुजरता है, बल्कि कुछ लोगों को तो बहुत अरसे तक होता रहता है। तो मतलब इसमें परेशानी वाली बात नहीं होती, लेकिन ये कि अगर उसका वो जैसे आप कह रही है ना स्कूल जाना कम हो जाता है और ये अच्छा, एक बात ये है कि पैनाडॉल, ब्रूफेन इस तरह की चीजें ना इस्तेमाल करें। सिर्फ बस्कोपैन आप दे सकती हैं, इवन 2 टैबलेट्स आप उसको दे दें, कोई हर्ज नहीं है। आजकल बस्कोपैन आ रही नहीं है, नो स्पा के नाम से आती है, बस्कोपैन के नाम से नहीं आती, तो वो आप उसको दें। और पैनाडॉल, ब्रूफेन ना यूज करें क्योंकि ये साइकिल को सारा खराब कर देती है। जी ठीक है मैम, थैंक यू। अच्छा, और थोड़ा आप हॉट फोमेंटेशन कर सकते हैं, उसका गर्म कपड़ा उसको दे दें, वो रख ले गर्म इस्त्री से गर्म करके, या ये जो माइक्रोवेव में वो व्हीट बैग्स वगैरह मिलते हैं जी वो मैम, उसको मैं ये हेल्प कर वैसे तो देंगे। ये इसी तरह से करती हूँ, मैं उसको गर्म चीजें ये भी देती जी। हूँ और कपड़ा गर्म करके देती हूँ, लेकिन उसकी वॉमिटिंग नहीं रुकती और हाँ, पेट वॉमिटिंग के लिए आप दे सकती हैं कुछ, फिलहाल आप वॉमिटिंग के लिए उसको वॉमिटिंग वाली एक टैबलेट दे दें, कोई हर्ज ठीक। नहीं है। जी लेकिन ठीक एक है। दिन पहले से कोशिश करें उसको हॉट ड्रिंक्स आप शुरू करा दें और उसकी एक्टिविटी नॉर्मल रखें। वो जी ये होता ठीक है है, कि थैंक पेन यू। की वजह से बच्चियां बिस्तर पे जाना शुरू हो जाती हैं कि अब हमसे उठा नहीं जा रहा, तो वो फिर उसकी वजह से और ज्यादा हो जाता है। सही। जी सईद अक्सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ये पूछना था कि अगर पीसीओएस नहीं है और पीरियड जो है वो इरेगुलर है, तो अगर हम अपनी रूटीन को ठीक कर लेते हैं तो क्या वो चीज़ ठीक हो सकती है विदाउट मेडिसिन? जी बिल्कुल, अपने खाने से आप मीठा और ये फैटी और प्रिजर्वेटिव वाली चीजें खत्म करें ना, और वॉक की थोड़ी सी रूटीन रखें, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। मीठी चीजें कम कर दें, बिल्कुल मीठा अपने खाने से ना। चावल अगर आप लेती हैं उसको मतलब वो पानी निकाल के चावल लें। अगर रोटी है, आप एक रोटी 3 दफा दिन में खाती हैं तो आप आधी रोटी को 3 दफा दिन में कर दें। इस तरह थोड़ा थोड़ा ना ये वाली चीजें आप कम करेंगे, उसकी जगह आप जौ का दलिया अगर यूज करें तो वो बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरा ये बात होती है कि पीसीओएस नहीं है, लेकिन कई दफा हमारा थायराइड हार्मोन प्रॉब्लम कर रहा होता है, या कई दफा हमारे ब्रेन स्ट्रेसेस मतलब ज्यादा हो रहे होते हैं, तो ये चीजें भी आपने देखनी है कि आपकी नींद प्रॉपर है, आपका खाना पीना सही हो रहा है, और आपका थायराइड हार्मोन नॉर्मल है, तो फिर इंशाल्लाह ये बिल्कुल चीजें रिकवर होती हैं। नॉर्मल लाइफ उस पे आप जब आएंगे लाइफ साइकिल पे कि भाई हमने दिन में जागना है, दिन में काम करना है, रात को सोना है, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। ये मेरे मतलब पीरियड्स जो थे ना वो रेगुलर थे, लेकिन रूटीन की वजह से रात को लेट सोना, सुबह मतलब लेट उठना, हाँ तो जी, उसकी वजह से ये इरेगुलर हुए। बिल्कुल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने एक्सप्लेन किया ना कि ब्रेन को आजकल समझ ही नहीं आ रही कि उसको डे के हॉर्मोन्स, अंधेरा है लेकिन क्योंकि बॉडी काम कर रही है तो उसको हॉर्मोन्स वो कौन सा प्रोड्यूस करे, तो बहुत मुश्किल हो रही है इस चीज में। तो ये टाइम जो है ना 12 से 3 का, ये आप किसी तरह कोशिश करें कि इसको आप ना जागें। 12 से 3 के दरमियान आप सो जाएं और 3 बजे आप, यानी कि 3 बजे मैक्सिमम अगर आप उठ जाते हैं या 4 बजे उठ जाएं तो भी ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी इंशाल्लाह। जी शमील। जी एक तो बहुत ज़्यादा आज नॉलेज मिली है इनकी बातों से। हमारी जो इधर मौजूद 2 साथी बैच 2 की हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होगा, उनके साथ ये मसला है। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आजकल मैंने एक हॉस्पिटल में इस तरह देखा है पेशावर में कि 24, 25, 26, 27, 28 साल की लड़कियां 2-2 बच्चे, एक-एक बच्चा पैदा करती हैं और इतने शदीद उनके अंदर मसाइल होते हैं कि डॉक्टर उन्हें रिमूव करने को कहते हैं और दूसरी ज़्यादातर डिलीवरियां ऑपरेट करने की करते हैं। खैर, ये तो एक बात आपसे पूछनी थी। दूसरी बात ये पूछनी थी कि ये जो कहते हैं ना सर्कल आजकल जो साइकिल जो है चल रहा होता है, और या कमन मेरी बेटियां जो ट्विंस है ना, मेरी बेटियां, एक बेटी को बिल्कुल 10 साल के फौरन बाद हो गया और दूसरी को 11:15 में हो गई।
तो खैर, और ये इसका जो है ना बहुत ज़्यादा रीज़न जो आजकल की बच्चियों को जल्दी हो रहा है या मसाइल आ रहे हैं या जो भी हैं, उनको 2-3 बातों से रिलेट किया जाता है। एक तो ये आ जाती हैं सफ़ेद मुर्गियाँ और अंडे, और दूसरी जी चीज़ ये ऑलवेज के बारे में आप क्या कहते हैं कि ऑलवेज और ये इससे जो मेंसेस को जो लगाती हैं पैड, ये वाले बच्चियां बांधती लगाती हैं, तो इसमें खून जम सा जाता है ना, वो जो होता है ना कि इधर उधर निकलने से जो हमारे मसाइल होते थे वो नहीं होता। तो ये कहते हैं बड़ी एक खतरनाक चीज है। तो इसके बारे में थोड़ी आप रोशनी डालेंगे कि ये सही है या गलत है? अच्छा, ये पीरियड्स तो आपकी बच्चियों को रेगुलर वक्त पे आए हैं, मतलब आजकल जो हम नॉर्मल लेते हैं 9 to 17 ईयर्स, तो उसके दरमियान है। ज्यादातर बच्चियों को 9 और 11 ईयर्स में ही आ रहे हैं पीरियड्स आजकल। और इसमें बहुत बड़ा बिल्कुल रोल यही, आप सही कह रही हैं बिल्कुल, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स है ना, इसने ये काम किया है कि वो सारे हार्मोन्स के अंडर ग्रो करते हैं और वो सारे हार्मोन्स हमारे बच्चों में पहुंच जाते हैं। अब आप देखें ना, आजकल मुर्गियों का और अंडों का, अंडे तो खैर हमेशा ही खाए जाते थे, लेकिन मुर्गियों का खाना कितना ज्यादा हो गया है। पहले मेहमान आते थे, मुर्गी बनती थी, अब हर रोज बनती है। तो वो ज़ाहिर-सी बात है, वो सारे हार्मोन्स हमारे बच्चों में जा रहे हैं और वो जल्दी उनको मैच्योर कर रहे हैं। दूसरे जो बाहर के हालात होते हैं, अब ज़ाहिर है कि सब बच्चे जो हैं उनके हाथ में मोबाइल है, टीवी है, वो सब कुछ पहले से देख रहे होते हैं। तो वो भी जो है ना ब्रेन के हार्मोन्स को अल्टर करता है। दूसरा आपने मुझसे जो ये पूछा ऑपरेट करने का, तो वाक़ई मैं आपको यही बताऊँ कि टाइम की कमी है। किसी के पास इतना टाइम नहीं अब रह गया कि वो 8 घंटे, 9 घंटे बैठ के देखेगा कि भाई नॉर्मली प्रोग्रेस ऑफ लेबर जो होती है, पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा है, 1 दिन, 2 दिन लग जाते हैं। अगर सब कुछ नॉर्मल है, तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। हमारे यहाँ बस फिर अब आपको पता है कि ये थोड़ा-सा पैसे बनाने का काम भी बन गया है। कम वक़्त में आपको ज़्यादा चीज़ मिलती है। मैं सॉरी, आई एम अ डॉक्टर, लेकिन मैं जो आपको सही बात बता रही हूँ कि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि बस मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी फलाँ वक़्त फ्लाइट है, मैं जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि वो छुपाते हैं, वो बता भी देते हैं पेशेंट को और पेशेंट राज़ी भी हो जाता है कि ठीक है, आप जा रही हैं तो आप मेरा ऑपरेशन करके बच्चा निकाल जाएँ। तो मतलब हमारी खुद भी ऐसी ऑप्शंस हो गई हैं ना। हम नॉर्मल की तरफ अब इतना रह नहीं गए। अच्छा, ऑलवेज़ की जो आपने बात की है ना, वो वाक़ई में एक बात है कि ऑलवेज़ जो है ना, वो मुझे नहीं पता आपका, लेकिन जब तक बच्चियाँ मेरे पास थीं और यूज़ कर रही थीं, तो वो ऑलवेज़ जो है ना, वो एक्चुअली नायलॉन मटीरियल यूज़ करते हैं। तो उसकी वज़ह से इन्फेक्शन और एलर्जीज़ बहुत होती हैं और वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अ, यानी कि इन्फेक्शन की वज़ह से पीरियड्स में इरेगुलरिटी और ये आ जाता है। तो आप अगर कोई कॉटन के पैड्स हैं, तो वो आप इस्तेमाल करें, या घर पे आप गॉज़ ले लें और कॉटन रोल ले लें और उससे बना लें और वो यूज़ कर लें। असल में सेहत के लिए जो है ना, वो यही चाहिए आपको। हमने वो आसानियाँ जो अपने लिए पैदा कर ली ना, बाहर से खाना मँगा के खा लेंगे, नहीं बनाएँगे आज। तो उस चीज़ की वजह से पैड्स का भी यही है ना, पहले तो अम्मियाँ हमें कॉटन रोल्स और गॉज़ ही मँगा के देती थीं, हम वो ही इस्तेमाल करते थे। तो अब सही। अच्छा मैम, प्लीज़ एक बात मुझे आपसे पूछनी थी, बहुत से लोग भी पूछते हैं कि ये जो जैसे आप पैड्स वग़ैरह यूज़ करते हैं, फिर इनको क्या वॉश करके हमें उसको डिस्कार्ड करना चाहिए या ऐसे ही डिस्कार्ड जी, कर दें? देखिए असूल तो यही है कि ऐसे जो गंदे होते हैं ना, जो भी आपके सैनिटरीज, इनको डिस्पोज ऑफ किस तरह से किया जाए कि जैसे पहले लोग कपड़े का इस्तेमाल या उसको वॉश कर लेते थे तो वो चीज़ खत्म हो जाती थी, लेकिन अब ये चीज़ें अगर हम छोड़ते हैं तो इनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें और फिर काम करती हैं। तो इसके लिए असूल तो यही है कि इनके अंदर से भी ब्लड को वॉश कर लिया जाए, वरना जन्नत के असरात और ऐसी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करती हैं। बिल्कुल, वो आजकल बिल्कुल ये जो कैंसर्स और ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ का जो रोल आ रहा है ना, मतलब अब साइंस मान रही है कि ये इसका कोई रीज़न नहीं है, ये असरात हैं। हुँ। तो उसका यही रीज़न है कि अब ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं, हर जगह लोग पैड्स फेंक रहे हैं, हर जगह मतलब आपको ईज़ी हुँ। अवेलेबल है सारी चीज़ें, जी, कोई बिल्कुल कुछ सही। लेना चाहे तो। जी, हबीबा की तरफ चलते हैं। जी, हबीबा।
यस मैम। मैम बाज़ औक़ात ये होता है कि पीरियड स्टार्ट होते हैं शुरू से ही ना, मतलब जब से अर्ली एज से जब भी पीरियड स्टार्ट होते हैं तो वो होते ही जाते हैं, लाइक ब्लीडिंग ख़त्म ही नहीं हो रही होती। फिर उसके लिए ये है कि हम लोग अगर डॉक्टर के पास जाएँ तो डॉक्टर क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, पीसीओज़ लिख देते हैं, डायग्नोज़ करते हैं। उसके बाद वो ना कुछ ऐसी मेडिसिन्स दे देते हैं जो बजाय इसके कि वो हमारी कंडीशन ठीक करे, वो और वर्स करती जाती हैं। जैसे वो पीरियड्स को रोकने की दवाई दे देंगे, जैसे ओमाट्रेल, फैमिला हो जाएगी, तो ये भूख बिल्कुल बंद कर देते हैं, खाना-पीना बिल्कुल छूट जाता है। तो इसमें फिर मैं मतलब ये जो पीसीओज़ डायग्नोज़ करते हैं, इसमें हमें पता भी नहीं चल रहा होता, जो ब्लीडिंग होती है, जैसे आपने बताया, एक तो कंडीशन होती है इस्तिहाज़ा की, ठीक है? उसमें होता है फ्रेश ब्लड आता है, दूसरा एक ब्राउनिश आता है और तीसरा वो प्रॉपर हमें पता चल रहा होता है कि ये पीरियड्स ही हैं। तो ये बहुत कन्फ्यूज़िंग सिचुएशन हो जाती है, इसमें थोड़ा-सा अगर आप गाइड कर दें तो। अच्छा बेटा, पीसीओस जो है ना, ये अर्ली लाइफ में कॉमन होते हैं, ठीक है? यानी ये पीसीओस ही होते हैं इनिशियली, क्योंकि अभी हमारी बॉडी ने वो फंक्शन नहीं, 17 ईयर्स पे साइंस के मुताबिक, अल्लाह ताला के हुक्म से, तो खैर हम तो अपने यहाँ देखते हैं कि पठानों वगैरह में माशाल्लाह 14 साल 15 साल की बच्चियों के बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो लेकिन साइंस ये कहती है, सब में नहीं होता ये मसला, लेकिन कुछ लोगों में अभी हार्मोन्स और बॉडी ने प्रॉपर फंक्शन नहीं शुरू किया हुआ होता, तो ओवरीज उनकी पीसीओएस पे ही चल रही होती हैं। 17 इयर्स ऑफ एज पे जाके, यानी जो मैक्सिमम मुद्दत हम लेते हैं कि अब एक ओवरी का, एक निस्वानी जिस्म का प्रॉपर काम शुरू हो गया है, तो वो होती है 17 साल की उम्र। यानी अगर किसी को 17 साल से पहले ऐसे मसले आते हैं तो हम उसको अब उसको हम कोई दवाई नहीं देते इस तरह की। ब्लीडिंग रोकने के लिए तो अगर आपको 2 महीने से ब्लीडिंग चल रही है तो आपको कुछ दवा तो चाहिए होगी। तो वो आपको थोड़ी बहुत, मतलब मुख्तलिफ दवाइयाँ होती हैं। कुछ लोगों को ब्लड रोकने की खाली दवाइयों से फ़र्क पड़ जाता है, कुछ लोगों को उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर पीसीओएस की दवाई देनी पड़ती है। लेकिन पीसीओएस तो 9 इयर्स टू 17 इयर्स में पीसीओएस कॉमन है, होते हैं। उसको हम नॉर्मल लेते हैं, हम उसको डिजीज नहीं लेते कि अभी ओवरी ने अपना काम शुरू नहीं किया है प्रॉपरली। तो उसमें इतनी मतलब परेशानी की बात नहीं है। आपका जो पहली दफा पीरियड्स आए थे, अगर वो 7 दिन आए थे या 8 दिन आए थे, अगर आपको पहली दफा से इस तरह पीरियड्स आ रहे हैं, तो फिर आप अपने 11 डेज काउंट करें और उसके बाद फिर आप अपना नमाज रोजा रखें। और दवाइयाँ, वही मैं कहती हूँ, पहले ब्लड रोकने की दवाइयों से कोशिश करते हैं कि उनसे रुक जाए, जो नॉर्मली आप, और ये जो हार्मोन्स वाली दवाइयाँ हैं, इनको तो आखिर में ही रखना चाहिए। इनको पहले उस पे नहीं रखना चाहिए कि हाँ, यूजुअली ये होता है कि जब लोग 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा डॉक्टर के पास जाते हैं, तो फिर वो या फिर अपने सर से ही काम हटाने के लिए जल्दी कर लेते हैं कि चलो 1 दफ़ा हार्मोन मेडिसिन दो तो ठीक है बस। सही। मैम इसमें अगर ये हो कि मतलब ब्लड ही ना रुके 17 इयर्स के बाद भी, फिर एचबी ड्रॉप करना शुरू हो जाता है, वीकनेस और बहुत बहुत सारे हाँ। मसले हो जाते हैं इसमें। बस फिर तो बेटा, फिर तो आपने, मैं यही कह रही हूँ कि पहले वो जो ब्लड रोकने वाली कुछ मेडिसिन होती हैं, जो हार्मोन्स नहीं होते, किसी को भी ब्लड कहीं से निकल रहा है, किसी का कोई आपने देखा होगा रगें, कई दफा लोगों के जिस्म पे रगें उभर आती हैं, तो उसके लिए हम देते हैं ब्लड को रोकने के लिए मेडिसिन, के वो ब्लड फ्लो करता रहे अपनी नालियों में। वो मेडिसिन जो हैं वो हम पहले ट्राई करते हैं, और अगर फिर ना हो, फिर तो बेटा हार्मोन्स लेने पड़ेंगे। फिर इसका मतलब है फिर देखना पड़ता है कौन से हार्मोन्स आपके, फिर उसके लिए काफी लंबे टेस्ट वगैरह हैं जो करने के बाद फिर आप शुरू करते हैं। यूजुअली पीसीओएस की वजह से अगर ब्लड आपको ये इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, तो वो फिर इससे कंट्रोल हो जाती है। हार्मोन पिल्स अगर आपको ज्यादा दिन चल रहे हैं तो फिर आपको बेटा लेनी पड़ेगी कुछ अर्सा। सही। जी, बुशरा आदिल। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि डिलीवरी के दौरान यूट्रस लटक जाती है, तो उसके कोई साइड इफेक्ट हैं, और अगर इसका कोई ट्रीटमेंट है तो वो प्लीज बता दें। जी अच्छा, ये डिलीवरी के दौरान जो यूट्रस नीचे आ जाता है, इसके साइड इफेक्ट्स यही है कि आपको एक हैवीनेस, एक प्रेशर सा नीचे नीचे की तरफ पेट के निचले हिस्से में हर वक्त फील होता रहता है। दूसरा ये कि कई दफा पेशाब
के आने में मुश्किल होने लगती है कि आपको उस चीज़ को पुश करना पड़ता है ऊपर और फिर पेशाब निकलता है, क्योंकि वो पेशाब के रास्ते को बंद कर रहा होता है। तो अगर तो पेशाब मतलब ये पेशाब के रास्ते का मसला नहीं है और आपको ये नीचे पेट में हैवीनेस नहीं फ़ील हो रही, तो आप बस फिर एक एक्सरसाइज़ है, इसको हम पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज़ कहते हैं। आप या तो उस पर भी नेट पे भी सर्च कर लें। उसमें सिंपली क्या करना है, आपने दीवार के साथ सीधे बिल्कुल खड़े हो जाना है। दीवार से टेक लगा के आप सीधी खड़ी हो जाएँ, हाथ भी आपके बिल्कुल सीधे हों। आपने लंबा साँस अंदर लेके जाना है, पूरा साँस अंदर ले जाइए, फिर उस साँस को बाहर निकाल दीजिए और उसके बाद आप अपने निचले हिस्से, पेट के हिस्से के, जैसे आपको पेशाब बहुत तेज़ आ रहा हो और लेकिन वॉशरूम नहीं है, आपने पेशाब रोकना है, तो आप कैसे रोकते हैं? आपने इस तरह अपने निचले हिस्से के पेट के जो मसल्स हैं, उनको इस तरह टाइट करना है। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? करके बताओ तो ज़्यादा ईज़ी है कि आपने इस तरह यस मैम, मुझे हाँ, मतलब आपने ये करना है 20 टाइम्स। स्टार्ट करें 20 टाइम्स से और 100 टाइम्स तक जाएं। जब आपको याद आए आप दीवार के साथ खड़े हो जाएं टेक लगा के और लंबा सांस अंदर लेके, और उसके बाद अपने पेट के निचले हिस्से को ऐसे टाइट करें जैसे आपको पेशाब आ रहा है और जगह नहीं है, आपने पेशाब रोकना है। तो उससे आपके मसल्स थोड़े से स्ट्रांग हो जाएंगे। और अगर ज्यादा वो बाहर आ रहा है, बिल्कुल ही आपको हाथ से फील हो रहा है, यानी बाहर आ रहा है अगर, तो फिर उसका इलाज तो बस फिर ऑपरेट ही करते हैं। जी माहिरा Yes, चिश्ती। जी मैम, मेरा ये सवाल है कि हमने जब पिछले उसमें हमने फ्राइडे को हमने ये किया था, यही जो हमने मसाइल जो पढ़े, उनमें जब आखिर में जो सवालात थे उनमें से एक सवाल था कि उन्होंने जो जिसका जवाब दिया फरहत हाशमी साहिबा ने, कि नफास अगर 8 दिन के बाद ठीक हो जाए और सफेद डिस्चार्ज आना शुरू हो जाए तो हम नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये ठीक है, ऐसा है? ऐसा देखिए, अभी जो बात की मेहर जी ने, उन्होंने कहा इसकी मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 40 दिन होती है, लेकिन कुछ लोगों को 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद रुक जाते हैं। तो ऐसी सूरत में अब वो जब बाकी की कैफियत में आ गई, वाई डिस्चार्ज देख लिया, तो अब उसके बाद वो गुस्ल करके अपने नमाज रोजा कर सकती हैं। ये इन्होंने आपको ज्यादा से ज्यादा मुद्दत बता दी कि नफास की कैफियत जो है वो 40 डेज तक हो सकती है। उससे ज्यादा अगर हो रही है, अब आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। ठीक है, ठीक। बिल्कुल ऐसे ही। जी है ना। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन है कि जैसे अभी लास्ट अभी किसी ने पहले ये बात की है कि ऑलवेज जो पैड्स होते हैं उनकी वजह से भी ना, अक्सर ये मेरे साथ भी बहुत होता रहा है कि हमें कभी ना कभी इन्फेक्शन हो जाता था, ख़ास तौर पे गर्मियों में। तो मैंने 2 इयर्स पहले ना मैंने मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना शुरू किया था। तो जब से मैंने वो यूज़ करना शुरू किया ना, उसके बाद से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी कोई मसला नहीं आया, ना इन्फेक्शन कभी हुआ है और ना कभी कोई एलर्जी। उससे पहले मेरे साथ, क्योंकि मैं तब आज से 4-5 साल पहले जब मैं यूनिवर्सिटी जाती थी, तब तो मुझे बहुत ज़्यादा ही मसला था। खैर तब तो मुझे लगता है मैं नहीं यूज़ कर सकती थी मेंस्ट्रुअल कप। तो मैंने शादी के बाद ही ये यूज़ करना शुरू किया। तो मुझे बताएं कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, और ये इससे कोई मतलब अक्सर हो जाता है ऐसे कि मुझे नीचे जो है ना वेजाइना में ना पेन हल्की सी शुरू हो जाती है, लेकिन जब मैं उसको चेंज करती हूँ और उसको वॉश करके अच्छी तरह उसको चेंज करती हूँ तो वो ठीक हो जाता है। तो मुझे बस इसके बारे में थोड़ा सा जानना है कि इसकी कोई मतलब ऐसा कोई इसका नुकसान तो नहीं ना है? इसका बस नहीं, नुकसान नहीं है, बस इसमें यही है कि आपको थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा कि आप उसको मतलब क्लीन, बहुत अच्छे से साफ सुथरा करके रखें और उसकी क्लीनलीनेस का ध्यान रखें। दूसरा, उसको एंड ऑफ द पीरियड्स पे भूल ना जाएं उसको निकालना। ठीक है, ये जी कई जी। दफा बहुत से पेशेंट्स के साथ ऐसे होते हैं कि वो उसको रख के भूल जाते हैं, खासकर जो हमारी तरह लेट एजेस में होते हैं ना, तो वो फिर अब उनको एक दफा पीरियड्स आए, 2 महीने नहीं आए, तो अब वो भूल ही गए अंदर रख के। जी राहत। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी, सलाम। हमारे यहाँ जब भी कोई वैक्सीन लगती है तो उसके बारे में बड़े पॉजिटिव और नेगेटिव ना बातें आती हैं।
जैसे पहले कोरोना की वैक्सीन लगनी थी, आजकल एचपीवी वैक्सीन के बारे में जो पॉजिटिव नेगेटिव बातें आ रही हैं, मेरा डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन है कि आया ये बच्चियों को लगवानी चाहिए या नहीं? क्योंकि अक्सर ये कह रही हैं, ये स्कूलों में जाके लगा रहे हैं ना, तो वो कहते हैं हमने नहीं लगवानी। तो इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। और दूसरा एक है कि ये हमल का जो बताया है कि नॉर्मल डिलीवरी तो शुरू से होती आ रही है, आजकल हॉस्पिटल में बच्चियां जाती हैं तो उनको फौरन सिजेरियन का लिख दिया जाता है, कभी कहते हैं बच्चा ब्रीच है, कभी कहते हैं कुछ। तो आया ये इस तरफ फौरन चले जाना चाहिए या डॉक्टरों को चांस देना चाहिए मेरे ख्याल में तो, लेकिन बाज हॉस्पिटल में ये नहीं देते। हम आजकल बहुत सहल हो गए हैं, बस हमने बेड पकड़ लिए हैं, डॉक्टर्स ने कह दिया बेड रेस्ट करें, तो बस फिर हम पूरी 9 महीने जो बेडों पे पड़े हैं, तो फिर आपकी वो एक्सरसाइज, आपकी मूवमेंट, इसके लिए फिर बच्चे की डिलीवरी में मुश्किल हो जाती है। क्यों मेहर जी? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और बल्कि नेट पे उन्होंने इतनी अच्छी डिलीवरी की प्री डिलीवरी एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, 8.5 महीने से सॉरी मतलब 8वें महीने के मिड से आपने शुरू करनी है और 9th मंथ में वो एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी हैं, बहुत हेल्पफुल है नॉर्मल डिलीवरी में। और बिल्कुल यही बात है, जो हमारी इनएक्टिविटी है ये इसका ज्यादा रीजन है। लेकिन जब ये कह देते हैं डॉक्टर साहब कि ब्रीच है बच्चा, तो क्या उसमें भी सिजेरियन का लेना चाहिए चांस? नहीं ब्रीच में तो जी बिल्कुल, ब्रीच में सीजर ही ज्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि उसमें एक खतरा ये होता है कि कहीं आखिर में आते हुए बच्चे की गर्दन ना फंस जाए। ठीक है, बच्चे का सर पहले आता है, तो बच्चा अगर खुद फंस रहा है तो उसको पकड़ के निकाला जा सकता है, लेकिन अगर सर फंस जाए तो उसको निकालना बहुत मुश्किल काम है। दूसरा ये कि उस पर अगर स्ट्रेस पड़े तो फिर बच्चे की गर्दन की रगें या असाब उनके ऊपर असर पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चे के हाथ के मूवमेंट्स खराब हो सकती हैं। तो ब्रीच में तो हम कहते हैं कि ठीक है, सीजर होना चाहिए। एचपीवी वैक्सीन ये नहीं है, इससे बच्चों के पैदा होने और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये एक तरह के वायरस की वैक्सीन है। लेकिन मतलब हर चीज का, हर दवा जो है उसके अच्छे असरात भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अब एचपीवी उन्होंने क्यों ढूंढी, इसलिए कि उनके यहाँ स्कूल में 6-7 साल 8 साल से बच्चे बच्चियां एक दूसरे से मिलना शुरू हो जाते हैं, उनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं। मतलब आज उनके यहाँ मतलब ये रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना, उनके यहाँ तो बस जिससे मिले, जो पसंद आया आप उसके साथ अपना ताल्लुक कायम कर सकते हैं। दूसरा ये कि उनके यहाँ जो मर्द हैं उनकी सर्कमसिजन नहीं होती, तो उनके अंदर जो है ना ये वाला वायरस जमा होता रहता है। अल्लाह ताला ने ये जो वैक्सीन का ये सर्कमसिजन का खतना जिसको कहते हैं, इसका जो निज़ाम है, इससे वो वायरस वहां पर ग्रो नहीं कर सकता। तो ये वायरस असल में मेल पार्टनर से फीमेल पार्टनर के पास आता है और उसके सर्विक्स में कैंसर डेवलप करता है। अब अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ तो ये मसला नहीं है, हमारे यहाँ हमारे मर्द भी खतना किए हुए होते हैं और हमारी बच्चियों का भी अल्लाह का शुक्र है फिलहाल ये मसला नहीं है। मैं यही कह रही थी कि अगर आपने वैक्सीन लगाना है, जो बच्चियां बाहर पढ़ने जा रही हैं उनके लिए अगर लगाएं तो फिर भी मुझे समझ में आता है। हमारी बच्चियों में तो अल्लाह का शुक्र है ना मल्टीपल पार्टनर्स का मसला है, ना इतनी यंग एज में सेक्स रिलेशंस कायम करने का मसला है। तो मैं तो नहीं इस वैक्सीन के हक में, मैंने अपनी फैमिली की बच्चियों को नहीं लगवाई, क्योंकि हर चीज के प्लस और माइनसेस हैं। हमने लगवाई नहीं है, हमें पता नहीं इसके क्या बैड इफेक्ट्स हैं। तो उनके यहाँ तो ये मसला है, उनके यहाँ तो जब उनके बच्चे प्राइमरी स्कूल में होते हैं तो माँ बाप को ये देखना पड़ता है, उनके यहाँ ये रिलेशंस स्कूल में ही कायम हो जाते हैं। और एक नहीं, फिर मतलब इसमें रीजन ही यही है, सर्विक्स का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बनता है इस वायरस की वजह से। लेकिन मेरा ख्याल में हमारी जो माशरा है उसमें नहीं है जरूरत बच्चों। जी ज़ैनब असगर। मुझे ये पूछना था कि मतलब मेंसेस की जो डेट है, यहाँ पे मैंने गांव में ज्यादातर बच्चियों का देखा है कि बहुत ज्यादा शाय होते हैं कि बताना ही नहीं है कि हमारी बच्चियों को मेंसेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, और कंपटीशन हो रहा है इस बात पे कि मेरी बच्ची जवान नहीं होनी चाहिए जल्दी, तो मेडिसिन भी उसके लिए यूज कर लेते हैं, और चीजें भी, देसी चीजें ज्यादा खैर यहाँ पे यूज की जाती हैं, मतलब बच्चे को चीजें ही ऐसी दी जा रही हैं ताकि उसके ये जल्दी हो ना।
तो क्या मैं ये मुझे तो ये थोड़ा सा हो रहा था कि कितनी एज तक मतलब इंतजार करना चाहिए बच्ची का कि उसको मेंसेस हो या ना हो। छोटी एज में तो हो ही रहे हैं ये जंक फूड्स वगैरह की वजह से, वो तो पता चल ही रहा है। लेकिन अब एक बच्ची 9th क्लास में पहुंच गई है, माशाल्लाह 14-15 एज की है वो, लेकिन उसकी मम्मा मतलब उसको खाने में ऐसी चीजें दे रही हैं कि इतनी जल्दी बड़ा नहीं होना चाहिए, ये साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये बेहतर नहीं है ये। तो आगे फिर जाके आपको पता है कि और बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं औलाद वगैरह के हवाले से। और ये तो ये कितने टाइम तक इंतजार करना चाहिए कि चलो इस एज तक बच्ची का इंतजार करें, उसके बाद अगर नहीं हो रहे तो फिर हमें उसकी इलाज की जरूरत है। ये तो मैंने आपको बताया ना कि साइंस के हिसाब से तो 17 साल ये एज है कि 17 साल तक आपको इंतजार करना चाहिए। लेकिन नॉर्मली ये कि जो हमारी जैसी सोसाइटी है इसमें नॉर्मल लोगों को 14-15 साल तक हो जाते हैं, तो हो जाने चाहिए। हमारी जो आबो हवा है, जो हमारा खाना पीना है, उसके हिसाब से 14-15 साल। 17 साल के बाद फिर आपको अगर 17 साल तक नहीं हो रहे फिर आप टेस्ट वगैरह कराना शुरू कर दें। जी अक्सा। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये बात करनी थी एड्स की क्वालिटी के रिलेटेड। मतलब मेरे खुद के साथ ऐसा हो गया, 1.5 ईयर हुआ है वो मेरी शादी को। तो मतलब पीरियड्स मेरे पहले इरेगुलर थे शादी से पहले, लेकिन जैसे ही शादी हुई तो मेरे 7-8 मंथ्स जो है ना वो पीरियड रेगुलर रहे। और मैं इस चीज़ पे ठीक है, चलो शुक्र है पीरियड्स जो है वो रेगुलर हो गए हैं। लेकिन उसके बाद से खुद ही से ना इरेगुलर पीरियड्स होना शुरू हो गए। पहले तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, 2 माह 3 माह गुजर गए। फिर मैंने उसकी मतलब डॉक्टर के पास गई, गायनाकोलॉजिस्ट 3-4 मतलब डॉक्टर चेंज किए। उन्होंने मुझे पीरियड्स लाने के लिए मेडिसिन दी, उसके बाद इंजेक्शंस दिए कुछ, फिर एग की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए मेडिसिन दी। मतलब कि तकरीबन कोई 6-7 मंथ से ना मेरा यही सब चल रहा था। लेकिन मैंने जो है ना अब वो बिल्कुल मेडिसिन छोड़ दी हैं। तो मैंने ये पूछना था कि अगर पीसीओएस नहीं है और पीरियड्स इरेगुलर हैं तो इसका क्या एग की क्वालिटी पे असर होता है? जी बिल्कुल असर होता है, लेकिन फिर आपके कोई ना कोई हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे ना। जैसे आपको पता है शादी के बाद जो हमारी कैफियत होती हैं, जिन चीजों के थ्रू हम गुजर रहे होते हैं उसमें हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। तो आपके क्या हार्मोन टेस्ट हुए हैं? जी मैंने हार्मोन टेस्ट भी करवाया है, थायराइड का भी करवाया है, टेस्ट में तो सब चीजें क्लियर है, कुछ भी नहीं था ऐसा। अच्छा, आपका मिल्क हार्मोन भी नॉर्मल है? नहीं, मैंने शायद वो टेस्ट नहीं करवाया। आप वो भी करवाइए, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आफ्टर मैरिज। दोबारा रिपीट करेंगी कौन सा टेस्ट? सीरम प्रोलैक्टिन उसको कहते हैं, मिल्क हार्मोन टेस्ट। जी 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 प्रोलैक्टिन जी जी जी। वो आप जी चेक कर लें अगर आपने वो भी कराया हुआ है। उसके अलावा फिर मैं आप मुझसे ना डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको 1-2 चीजें बताऊंगी फिर। ठीक है। आपका नेम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर मेहर जबीन है, मैं आपके लिसनर्स ग्रुप में हूँ। जी 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 रमीन। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। आई होप यू आर डूइंग गुड डॉक्टर। मैंने एक सवाल पूछना था आपसे प्रोलैक्टिन के बारे में। तो जी अभी जो चीज़ डिस्कस हो रही थी, तो वो सवाल ये है कि पिछले कुछ महीनों से ना मेरी सिस्टर का प्रोलैक्टिन लेवल एक तो हाई आया था। तो गायनेकोलॉजिस्ट को चेक कराया तो उन्होंने पीसीओएस डायग्नोज किया, ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। तो ठीक है। उसके बाद प्रोलैक्टिन दोबारा जो है ना वो नहीं करवाया हमने। मतलब दोबारा से हमने प्रोलैक्टिन टेस्ट नहीं कराया। तो उसके बाद जो है उनका गायनेकोलॉजिस्ट ने डायग्नोज किया कि पीसीओएस का इशू है, इस वजह से ब्लीडिंग नहीं रुक रही। तो फिर उन्होंने प्राइमल्यूट वगैरह दी, तो बाकी इस तरह की मेडिसिन वगैरह दी, तो उससे भी ब्लीडिंग वगैरह रुकी नहीं उनकी ना। तो जब दोबारा गायनी ने उनका पेल्विक स्कैन किया तो उसमें वो कहती हैं कि अब पीसीओएस जो है आपके रिजॉल्व हो गए हैं। शायद मेडिसिन की वजह से रिजॉल्व हुए हैं या जिस वजह से भी रिजॉल्व हुए हैं वो रूल आउट नहीं हुई बात। लेकिन उन्होंने हमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को रेफर किया। हमने मतलब उनको सस्पेक्टेड जो है ना ये पिट्यूटरी एडिनोमा था।
तो वो अब हमने वो सारे टेस्ट कराए, सब कुछ कराया, मतलब MRI वगैरह करवाया, तो उसमें भी ये चीज़ रूल आउट नहीं हुई कि उनको जो है ना ये एडिनोमा है या नहीं है। उनको बिल्कुल उनकी रिपोर्ट्स क्लियर आई हैं, और दोबारा जो प्रोलैक्टिन का लेवल है वो भी नॉर्मल आया है। तो और बाकी ब्लड टेस्ट भी नॉर्मल आए हैं, और मतलब हर चीज़ जो है ना उनकी सही आई है। लेकिन आप मुझे इस चीज़ में थोड़ा सा गाइड कर दें कि प्रोलैक्टिन के लिए हम बाकी और क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं कि दोबारा रेस ना हो, और कुछ थोड़ा सा इस बारे में गाइड कर दें। अभी जो उनकी सस्पेक्ट मतलब जो उनका वो था आपके एडिनोमा हो सकता है, लेकिन वो नहीं है, और PCOS भी रिजॉल्व हो गए हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा गाइड कर दें प्लीज। सही। ये जो आपने कहा कि ये दोबारा राइज ना हो तो ब्रेस्ट हैंडलिंग कम होनी चाहिए। शी मैरिड? यस, शी इज मैरिड फॉर अबाउट 5 months। अच्छा, बस ब्रेस्ट हैंडलिंग थोड़ी कम होनी चाहिए उसकी। अगर ज्यादा ब्रेस्ट को टच वगैरह करेंगे तो हार्मोन ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है। और दूसरी बात ये कि बिल्कुल प्रोलैक्टिन की वजह से PCOS डेवलप हो सकते हैं। प्रोलैक्टिन एक रीजन है। अच्छा, उसमें ये जरूरी नहीं होता, कई दफा आपका बस स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ा देता है, क्योंकि ये ब्रेन से आ रहा होता है ना हार्मोन। अगर कोई परेशानी है, अगर कोई काम ज्यादा है, मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ कि डेली स्ट्रेसेस, डेली लाइफ स्ट्रेसेस जो होते हैं ना, सारे हार्मोन्स को चेंज करते हैं। तो ये चीज का भी ध्यान करना है कि वो ज्यादा परेशानी में ना रहे, एंग्जाइटी ना हो। एंग्जाइटी जो जिसको कहते हैं ना कि हर चीज पे परेशान हो जाना, अब क्या होगा, उसको थोड़ा सा रिजॉल्व करना पड़ेगा अगर उनका ये एलिमेंट है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। ये दो चीजें हैं जी। और खाने का तो डेफिनेटली एहतियात करें कि बाहर का खाना ना खाएं, ना खाएं बाहर का खाना। ये सारी चीजें जो है ना, फास्ट फूड खासकर, बहुत बड़ा मसला है। जी आबिदा। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि मेरी एज अब हो गई है 29, और मैं स्टार्टिंग से, जब से मुझे पीरियड स्टार्ट हुए थे, मुझे तब से प्रॉब्लम थी। पहले पेन बहुत ज़्यादा होता था और रेगुलर थे, और फिर उसके बाद ये हो गया कि पीरियड्स कम हो गए और साथ में मुझे PCOS डेवलप हो गए। उसकी वजह से मेरा वेट गेन भी होना शुरू हो गया। तो यानी ये 15-16 ईयर्स से ही मेरे साथ चल रहा था मामला। तो डॉक्टर्स के पास भी जाती रही, उन्होंने कहा कि एक्सरसाइज और डाइट पे ख्याल रखें। तो वो मैं एक्सरसाइज प्रॉपरली करती रही, वॉक मेरी हमेशा से है, बचपन से मैं कर रही हूँ, अभी तक कर रही हूँ। तो अब 2-3 साल हो गए कि मुझे पीरियड्स का बीच में गैप आ जाता है, 3 से 4 महीने का गैप आता है, उसमें मेरी बॉडी स्वेल हो जाती है, और फिर उसके बाद खुद ही से पीरियड शुरू हो जाते। तो जब पीरियड, अब 2 सालों से ये इशू हो गया है कि चलो गैप तो आ रहा था, फिर हो जाते थे, लेकिन अब ये शुरू हो गया है कि पीरियड शुरू होते हैं तो वो रुकते ही नहीं है। उसके लिए मुझे फिर ये मेडिसिन लेनी पड़ती है। पहले मैं ट्रांसमेबिक ले रही थी रोकने के लिए, फिर मैंने होम्योपैथिक की भी मेडिसिन 1-2 साइकिल्स में कोशिश की कि हो। तो जब अगर एक दफा मैंने ट्रांसमेबिक ले लिया है, तो वो अगले जब पीरियड का साइकिल आता है ना, तो वो काम ही नहीं करती, फिर मुझे उसका कोई अल्टरनेटिव लेना पड़ता है। फिर मैंने इस तरह इंजेक्शंस लगवाए, 2 दफा मैंने इंजेक्शंस लगवाए, तो मेरे पीरियड्स रुके। अब ट्रांजिमिक भी मेरे पे काम करना बंद हो गई है कि वो होती नहीं है। होम्योपैथिक की मैंने 3-4 मेडिसिन ट्राई की, वो पहले दूसरे साइकिल में उसने स्टॉप कर दिया, वो मेरे खत्म हो गए, लेकिन जब अगला साइकिल शुरू हुआ तो फिर वो नहीं मेरे पे असर की दवाई। तो अब मैं ओमाटिल ले रही हूँ। ये मेरा ये अभी 3 वो साइकिल शुरू हुआ था, मई में स्टार्ट हुआ था, सितंबर तक वो रुके ही नहीं। फिर मैंने तंग आके ओमाटिल ले ली, क्योंकि वो गर्मियों का सीजन भी था, वो बहुत हेक्टिक टाइम गुजरा। तो अब मैं ओमाटिल ले रही हूँ, और ओमाटिल का 3rd वाला सेशन स्टार्ट होना है मेरा अभी, यानी बीच में गैप आया है, अभी दोबारा शुरू होने, फिर उसके बाद मुझे 3rd साइकिल लेना है। तो मुझे समझ में नहीं आती कि मैं किस चीज़ को यूज़ करूँ कि मेरे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। और दूसरी बात ये कि मैंने इसके लिए एक्सरसाइज हो, डाइट हो, हर चीज ट्राई किया है, बट ये काम नहीं करी। मेरी सारी रिपोर्ट्स हमेशा से ठीक है, मेरा विटामिन डी थोड़ा सा कम है, लेकिन बाकी सारी रिपोर्ट्स ठीक है। इस बार भी और लास्ट यानी ईयर के स्टार्ट में भी मैंने टेस्ट करवाए थे, तो मेरे PCOS नहीं थे। लेकिन जब मेरे पीरियड्स नहीं रुके और मैंने अल्ट्रासाउंड दोबारा करवाया, तो उन्होंने कहा था कि आपकी लाइनिंग
बहुत थिक हुई हुई है, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स रुक नहीं रहे। तो मुझे थोड़ा सा इसमें गाइड करें कि मैं ये सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं। आप मुझे अपना वेट बताएंगी? मेरा वेट ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहा है, यानी 2 सालों में 3 सालों में थोड़ा सा अप होता रहा है। तो अभी जो लेटेस्ट था ना वो 98 हो गया मेरा। अच्छा, और हाइट कितनी है? मेरी 5'2" है। सबसे पहला एलिमेंट आपको पता है, ये एक साइकिल है। पीसीओएस जो है वो वेट गेन कराते हैं, और फिर वेट गेन जो है ना वो आपका खाली पीसीओएस नहीं, पूरा हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं फैट की वजह से। मुझे आप एक बात बताएं, आपकी फैमिली में डायबिटीज है, शुगर है? नहीं, हमारी फैमिली में इसका नहीं है, डायबिटीज शुगर किसी नहीं को है। नहीं है? मेरे आपका डायरेक्ट नहीं से नहीं है। अच्छा, आपका शुगर टेस्ट हुआ है? मेरा शुगर टेस्ट हुआ हुआ है, मेरा शुगर नॉर्मल है। मैं नॉर्मल है। अब आके प्री डायबिटिक उसमें, यानी वेट बहुत ज्यादा हो गया, तो अब जो वो कहते हैं कि आप प्री डायबिटिक हो जाएंगी, आपको एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, आपका HbA1c हुआ है? जी जी हुआ हुआ है। कितना मेरी था सारी आपका, रिपोर्ट्स कितना था? बिल्कुल ठीक है, सिवाय विटामिन डी था जो थोड़ा सा कम था। तो आप ले बाकी रही हैं ना? हाँ, वो मेडिसिन मैं ले रही हूँ विटामिन डी तो की। आपने लेनी है, क्योंकि विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सारी चीजों के लिए। ओके, ठीक है। ठीक है, विटामिन डी और फॉलिक एसिड मैंने यही बताया था सबको। लेकिन अब आपने पहला काम ये करना है कि आपने अपने वेट को रिड्यूस करना शुरू करना है। आप मीठी चीजें बिल्कुल छोड़ दें। बिल्कुल से मेरा मतलब ये नहीं है कि 0 करें, लेकिन बिल्कुल 1 पे रखें। ठीक है। मैं एक चीज डिस्कस करना चाहती हूँ कि यानी वो क्रेविंग्स होती हैं जब, यानी मुझे अब समझ आ गया है कि अगर मुझे बहुत मीठा या कुछ हो रहा है तो मैं मैग्नीशियम ले लूँ तो मेरी वो क्रेविंग खत्म हो जाती है। ये मुझे अब अल्टरनेटिव ठीक है। समझ में आ गए हैं कि ठीक है। किस चीज की अगर मुझे क्रेविंग हो रही है तो कौन सी मेडिसिन, यानी विटामिन अगर मैं ले लेती हूँ तो मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ती। शुगर सही। इनटेक में मेरा सिर्फ शुगर चाय में है, और वो अब ये हुआ है कि जब से उमरटिल खाना शुरू किया तो मुझे तो चाय भी बहुत बुरी लगना शुरू हो गई है। चीनी तो आपने लेनी नहीं है, किसी भी चीज में नहीं लेनी। ठीक है। चीनी, मिठाई, अच्छा रोटी जो है ना वो भी आप अपनी रोटी को आधा गेहूं और आधा बेसन कर दें। ओके। ठीक है, उसमें मिक्स कर लें। यानी सबसे पहली चीज, हमें वेट के ऊपर जाना है, वी हैव टू रिड्यूस द वेट। अगर आपका आने का मौका हुआ वहां तो आप फिर अपनी सारी रिपोर्ट्स लेके आइएगा, ताकि हमें पता हो कि आपकी क्या क्या चीजें हो गई हैं। लेकिन जब तक आप नहीं, आप सबसे पहला काम ये करें कि आप इसको, अपने वेट को रिड्यूस करें। अच्छा, ओमेटिल जो आप कह रही हैं, ये क्या क्या आप मुझे बता सकती हैं क्या चीज है, इसके अंदर क्या है? ये वो तो वो पिल्स है? पीरियड, 21 जी डेज वो, है ये? नहीं ये 30 डेज वाली पिल्स है। हाँ, और ये मुझे जो अभी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी ना उसमें उन्होंने क्योंकि मुझे बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही थी तो उन्होंने मुझे 2 टाइम्स दी थी, 2 टैबलेट्स, यानी मैं दिन में 4 टैबलेट्स खा रही थी। ओमेटिल की? जी। अच्छा। मेरी लाइनिंग जो थी ना वो 16 mm थी शायद, अब मुझे अच्छा, अभी याद नहीं है, तो यानी वो लाइनिंग बहुत ज्यादा थी। ठीक है। तो आप मैरिड हैं कि नहीं? नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ। मैरिड नहीं है, अच्छा ठीक है। तो ये कि ठीक है, फिर आपको ये तो इसके तो उन्होंने फिर आपको 6 साइकिल्स दिए होंगे ना, कितने दिए हैं? मुझे 3 साइकिल्स दिए थे उन्होंने। 3 साइकिल्स ही दिए हैं। हम्म। अच्छा, सही है। चलें, फिर अभी आप उनको फॉलो कर रही हैं तो आप देखें उनके 3 साइकिल्स के बाद ही कैसा रिजल्ट रहता है। तो अल्लाह करे कि मसला हल हो जाए, लेकिन फिलहाल आप वेट सबसे पहले रिड्यूस करना शुरू करें। मैं वेट रिड्यूस करने के लिए हर कोशिश कर चुकी हूँ, मैं एक नहीं बार नहीं, सा जिम भी करें। जाती रही, बट हाँ, कोई जिम फर्क ना नहीं जाए, पड़ा। जिम ना जाए, आप सिर्फ बस वॉक करें। वॉक आप वो बस 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। खाने का रूटीन आप ऐसा रखें कि मॉर्निंग में जो आप ब्रेकफास्ट लेती हैं वो प्योरली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कर दें। अंडा आपको खाना ओके। है बॉईल या जो भी, वो आप बेशक उसके साथ ले लें, लेकिन मॉर्निंग में आपकी कोई ब्रेड या इस तरह की कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं हो उसमें, बस फ्रूट शुगर्स हो और वेजिटेबल्स हो। आप एक सलाद का बड़ा बोल बना के चना वना डाल के वो आप खा लें, और 2 बजे फिर आप अपना जो भी है वही रोटी, बेसन आदि उसकी रोटी लें, साथ में आप जो भी सालन लेना चाहती हैं आप लें। और रात का आपका लास्ट मील जो है ना वो बस मैक्सिमम 7:30 पे खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको भूख लगती है तो आप सिर्फ ग्रीन टी या इस तरह की चीज ले लें कोई।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन नहीं है लेकिन जस्ट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैंने कॉमनली ये देखा है जब मैं यूनिवर्सिटी में भी होती थी और मैं जॉब भी कर रही थी और कॉलेजेस में भी, तो कॉमनली मैंने ये एक चीज़ देखी है कि हमारे यहाँ जो पैड्स को डिस्कार्ड करने का तरीका है वो अच्छा नहीं होता। घरों में तो हम फिर भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, लेकिन बाहर हमें होता है कि बस ठीक है हमने कौन सा उठाना है, ये तो बस ऐसे ही फेंक के चले जाते हैं। बल्कि अभी भी अक्सर ऐसा होता है कि मॉल्स में जाएँ या हम पब्लिक वॉशरूम्स में जाते हैं तो अक्सर ये चीज़ देखने को मिलती है। तो जस्ट एक रिक्वेस्ट है सबसे कि एक तो जैसे हम तहारत के मसाइल पढ़ रहे हैं, उसमें मुसलमान होने के नाते एक तो सफाई का ख़्याल, दूसरा अभी ये बात डिस्कस हुई है कि हमें इनको प्रॉपर्ली डिस्कार्ड करना चाहिए क्योंकि जो फिर जिन्नात हैं वो भी इस पे होते हैं। एक और लास्ट सिर्फ चीज़ है कि आपको इस चीज़ का भी ख्याल करना चाहिए कि जिन लोगों ने उस जगह की सफाई करनी है वो भी इंसान हैं। तो अपने घरों में भी और पब्लिकली तो बहुत ज़्यादा। और काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है सबसे यूनिवर्सिटीज़ में और अपने जॉब वाली जगह जहाँ पे भी हैं, तो सही तरीके से डिस्कार्ड किया करें क्योंकि उठाने वाले लोग भी इनको इंसान हैं। जी, बिल्कुल जज़ाकल्लाह ऐसा खैर। है। जज़ाकल्लाह खैर। ये यहाँ पहले भी हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बर्छी लेकर चलते थे, वो किस लिए होती थी? एक तो एक पर्दा, आड़, ऊपर कपड़ा डाल के अपने लिए आड़ के तौर पर भी, इसके अलावा खुद को भी नजासत से बचाने के लिए उस जगह को नरम कर लेना और फिर उसके बाद गंदगी को छुपा भी देना। तो ये चीज़ कि अपनी ज़ात की वजह से किसी को तकलीफ पहुँचाना, इसलिए कहा गया सायेदार जगह पर रफ़ा हाजत नहीं करनी चाहिए कि किसी के आराम की जगह भी हो सकती है। तो ऐसी सूरत में बल्कि कहा गया कि कुछ लानत की बात हुई कि उसके ऊपर लानत की करते हैं। तो फिर क्या है कि अपनी ज़ात से दूसरों के लिए तकलीफ कराहियत का बाहिस बनना एक मोमिन का शिवा नहीं है। अच्छा महर जी, ये जिस तरह से अगर ये जिस तरह ये बता रही हैं कि इरेगुलरिटी और बार-बार आए चले जाना पीरियड्स का, या जैसे मेनोपॉज़ में भी होता है, ब्लीडिंग होती रहती है, तो क्या उसको हम इस्तिहाज़ा में कंसिडर करेंगे? हाँ मैम, वो रेगुलर पीरियड्स तो नहीं होते ना, वो तो जब वो हार्मोन का असर, जो हार्मोन हमने दिया है उसका असर वीन ऑफ हो रहा है, तो वो उसकी वजह से पीरियड्स हो रहे हैं। सही। दूसरा मैंने पूछना था, जो कोरियर का इशू है उसके कोई बताएं। उसको आपको थोड़ा चेक कराना पड़ेगा कि कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, वरना फिर आप बस क्लीनलीनेस का ध्यान रखें और अपने कैल्शियम, ये जो CAC 1000 वाली टैबलेट है ना, इसको 1 महीना यूज करके देखें। सही, थैंक यू। जी सकीना जी आइए। जी अच्छा, मुझे ये जैसे आपदा साहिबा का मैंने अभी सुना वेट जो इनका गेन हो रहा है और जो लूज नहीं कर पाने की, तो मेरे साथ भी सेम ये प्रॉब्लम था। अब से 2 महीने पहले तक मैं कई सालों से कोशिश कर रही कि मेरा वजन जो है कम हो जाए बगैर किसी वजह की। मैंने बहुत ज्यादा डाइटिंग भी की, वॉक भी की, एक्सरसाइज भी। तो फिर मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च किया तो फिर मुझे किसी ने बताया कि आप, जैसे आता है यूट्यूब पे भी अक्सर आता है, फिर डॉक्टर से भी मैंने पूछा, तो मुझे उससे यही, जिन लोगों ने वेट लूज किया उन्होंने भी फिर मुझे बताया, जैसे मेरे मेरे जितना वेट था, खैर वो एज में मुझसे काफी कम है, लेकिन उसका और मेरा बराबर का वेट था, तो उसने फिर जो है शुरू किया वेट लूज करना। जैसे मेरा 89 था पिछले दिनों, जब मुझे ये बात पता चली कि कैसे लूज करना है, तो अब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 84 86 इसके दरमियान रहता है, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता फिर वो हो जाएगा, तो मुझे और भी कम कर। तो वो तो मतलब खातून, वो भी 5 बच्चों की माँ है, लेकिन एज उसकी कम है, ज्यादा 35 ईयर्स उसकी एज है। तो उसने माशाल्लाह से 1 साल 1.5 साल कोशिश करके तो उसका वेट भी कम नहीं हो रहा था। फिर उसने जो किया मुझे बताया कि उसका वेट अब 64 65 पे आ गया है, उसने बहुत मतलब। तो फिर उसने मुझे बताया कि एक तो आपने ये करना है कि आपका लास्ट मील और फर्स्ट मील, उसका जो गैप है ना, वो एटलीस्ट 12 आवर्स होना है, वरना तो आइडियल तो 16 आवर्स है, लेकिन एटलीस्ट 12 आवर्स होना है। आपका रात का जो मील है और सुबह जो आप नाश्ता करेंगे, और उसमें भी कार्ब्स नहीं होने चाहिए। और जब आप कार्ब्स नहीं लेंगे और उसके बाद दूसरा उसने मुझे कुछ सीड्स का बताया कि आप सीड साइकिल स्टार्ट कर दें, तो उसमें पंपकिन सीड्स और ये सनफ्लावर सीड्स में खाती हैं, और अलसी जो है वो भी लेना शुरू किया है, थोड़े मतलब खाने के बाद आधे घंटे के बाद या 1 घंटे से पहले इस तरह ले, लेकिन वो भी आपने सुबह के टाइम नहीं लेना, क्योंकि उनमें भी कुछ ऑयल्स होते हैं, वो भी आप नाश्ते के बाद ही शुरू करें। तो उसके बाद टाइम फिर वो आपके पास खाने, और दूसरा ही उससे ये होता है कि आपकी शुगर जो है, असल में ये जो शुगर हाई हो जाती है ना, उसी से हमें बार बार जो भूख लगती है,
और हमारा वेट नहीं कम होता, और दूसरा हमें चर्बी को पिघलाने के लिए जो टाइम चाहिए वो एटलीस्ट 12 आवर्स है एटलीस्ट, और वरना तो मिनिमम तो जो जिनका वेट ज्यादा से आपदा साहिबा बता रही, लेकिन क्योंकि एज इनकी भी कम है तो इनके लिए तो 12 आवर्स भी पूरे होंगे, तो फिर चर्बी को मतलब अपना आप को पिघलाने के लिए टाइम चाहिए। तो इसलिए अगर मैंने जब ऐसा करके देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेट कम होना शुरू हुआ, वरना मैं 2-3 साल से कोशिश कर रही थी, नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे फिर तकलीफें शुरू हो गई वेट ज्यादा होने की वजह से, तो वो वेट अब कम होना शुरू हुआ है, तो मेरी तकलीफें भी कम होना शुरू हुई। तो ये भी करके देख लें, आसान टिप है, और चीनी बिल्कुल बंद करनी है, और कार्ब्स को एटलीस्ट 60-70% कम कर देना चाहिए। जी, ये जो आपने सीड साइकिलिंग की बात की है ना, ये वाकई बहुत हेल्पफुल चीज़ है और बहुत हेल्दी है। इसको देख लें नेट पे, खासकर जिन लोगों ने पीसीओएस की बात की है ना, वो जरूर इसको चेक कर लें कि फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल में 2 टाइप के सीड्स लेने हैं और सेकंड हाफ ऑफ द साइकिल में 2 सीड्स लेने हैं, और वो सीड्स यही हैं, पंपकिन, सनफ्लावर, सेसम और एक और कौन सा है, 4 सीड्स हैं। तो वो प्लीज अलसी वाले जो हैं वो बिल्कुल वो यूज करें, वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है, और वो मतलब हैं भी, उनमें एसेंशियल ऑयल्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है जनाब। मेहर जी, जज़ाकल्लाह खैरा, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। हमारी बहुत सारी बातें क्लियर हुई, हमने बहुत सारी चीज़ों को समझ लिया। उसमें अगर आप मुख्तसरन चीज़ों को देखिए तो ये वो हकीकतें हैं जिनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जैसे कि अभी एक हमारे साथी ने कहा कि उनके एरिया में लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। बच्चियों को कोशिश इसमें है कि उनको पीरियड्स हों ही ना। हालाँकि अगर ये सोचें तो पीरियड्स का होना किसी का भी अपने वक़्त के ऊपर उसकी सेहतमंदी की अलामत है। तो ऐसी सूरत में फिर हमें उन हक़ाइक़ को समझ लेना चाहिए। उन चीज़ों को के कहा गया कि हैज़ या पीरियड्स एक तकलीफ़ की कैफ़ियत है, लेकिन इस तकलीफ़ से बहरहाल गुज़रना है। अब एक चीज़ अगर मौजूद है तो अब उसको डील किस तरह से करना है ताकि आप उससे तकलीफ़ कम से कम और अपने फ़ायदे की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकें। तो ऐसी सूरत में अपने रवैयों को, अपने खानों को, अपनी रूटीन को नॉर्मल करें कि जैसे दिन की रातें और रातों के दिन तब्दील हो गए, सारा दिन हम बेड पर पड़े हुए हैं, हम कुछ काम करना नहीं चाहते, काम करने को एक ऐब समझ लिया गया है, तो हम हर चीज़ में अपनी आसानी को तलाश करते हैं। जैसे अभी उन्होंने कहा कि पीरियड्स की हालत में भी सुस्ती की कैफ़ियत हो रही होती है, ज़ाहिर है आप एक से फ़ेज़ से गुज़र रहे होते हैं, तो जी चाहता है कि बस अब हिला भी ना जाए। तो ऐसी सूरत में माँओं के रवैये 2 तरह के होते हैं, एक तो बिल्कुल ही उनके साथ सख्ती वाला मामला, और एक बिल्कुल ही कहती है नहीं मेरा बच्ची बड़ी तकलीफ़ में, इसको तो बेड से उठना नहीं चाहिए। दोनों सिचुएशन से बाहर आइए, चाहे वो आपकी अपनी ज़ात है या अपनी बच्चियों के बारे में आपके मामलात हैं। उनको मोटिवेट करें, उनको नेचुरल चीज़ों की तरफ लेके आएँ, ये हकीकत है, ये आपकी सेहतमंदी की अलामत है। हाँ, इसको फ़ेस करना है तो कैसे करना है, उनको एतमाद दें, ये शर्मिंदगी का बायस नहीं है, ये उनके एक कॉन्फिडेंट होने की अलामत है। ऐसी सूरत में उनको अच्छे से तरीके से गाइड करें कि आपको करना क्या है। बल्कि कुछ चीज़ें तो इब्तदाई तौर पर बताने वाली होती हैं, जो हम अक्सर माएँ उन चीज़ों को बच्चियों को गाइड नहीं करते, और वो मुश्किल और वो परेशानियाँ उनको ऐसी जगह पर होती हैं, जहाँ पर फिर आप उनके पास मौजूद नहीं होते और वो कितनी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करती हैं। तो ऐसी सूरत में फिर बिल्कुल बेड पर नहीं सँभाल लेना, अपनी नॉर्मल मूवमेंट को रखना है, और फिर जैसे कि उन्होंने कहा और आम भी हम सुनने के हैं कि बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल आपको और बहुत सारे नुकसानात में डाल दिया गया। तो एक टैबलेट जो बता दी गई है, अगर आप बहुत ज़रूरत समझें तो उसका इस्तेमाल करें, और बाकी की चीज़ें क्या हैं, अपनी एक्सरसाइज़, अपनी वॉक लाज़मी कर लें, सेहतमंद रहने के लिए। क्योंकि अब हमारे बहुत सारे जिस्मानी कामों ने मशीनें ले ली हैं ना, मशीनें आपके काम कर रही हैं, फिज़िकली आपकी बॉडी वैसा काम नहीं, मूवमेंट उसकी वैसी नहीं हो रही। अब वो जब बॉडी वहीं की वहीं है, तो फिर अंदर हमारे जिस्म के जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो अंदर कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, उनसे हम बेखबर होते हैं। तो ऐसी सूरत में अपना डाइट प्लान, अपना खाना खाने को मिल गया है, तो फिर हम खाते चले जा रहे हैं, ये सोचे बगैर कि खाना जहाँ पर खा रहे हैं, वो तो खाना शायद किसी और का है, लेकिन पेट हमारा अपना है, जिस्म हमारा अपना है। तो ऐसी सूरत में खुद के ऊपर कंट्रोल करते हुए, अपने नफ्स पर कंट्रोल करते हुए, जितनी मेरी ज़रूरत है, जितनी मेरी डाइट उतनी होनी चाहिए, यही आपकी सबसे ज़्यादा
आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा लेगी। और बाकी डॉक्टर मेहर, अल्लाह सुब्हान तआला आपको इसकी जज़ा दे कि जितने खूबसूरत अंदाज में आपने हमें हर चीज़ को डिफाइन किया। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा आगे मज़ीद इस पर ही चलेगा, जो हमारे तहारत के मसाइल चल रहे हैं उस बुक को हम इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।